जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग भारत का भूगोल यानी कि पहला वीडियो में हम लोग हिस्ट्री कवर कर चुके हैं लोग और आज के वीडियो में भारत का भूगोल कवर किया जाएगा। तो जिसमें सबसे पहला चैप्टर है सामान्य परिचय यानी कि भारत के भूगोल के बारे में सामान्य परिचय का अध्ययन करते हैं लोग। भारतीय मानक समय अपनाया जाता है। तो जो भारतीय मानक समय अपनाया जाता है वह देशांतर 82.82 पूर्व को अपनाया जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप पूर्व में मूलतः एक भाग था यानी कि पहले यह किसका भाग था? भारतीय उपमहाद्वीप तो यह गोंडवाना लैंड का भाग था। किसका भाग था? यह गोंडवाना लैंड का भाग था। ग्रीनविच माध्य समय यानी कि जीएमटी से भारतीय मानक समय यानी कि आईएसटी से आगे रहता है तो यह 5.5 घंटा आगे रहता है। भारत देश की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा है यानी कि भारत देश की जो अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा है किस देश के साथ लगती है तो वह बांग्लादेश के साथ लगती है। अगर ये बात की जाए कितना किलोमीटर है तो 4096 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ सीमा साझा होती है भारत के। और कौन कौन से राज्य हैं तो आपका पश्चिम बंगाल है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। भारत ए उग्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित है। तो यह जो कोरोमंडल का तट है यह उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित होता है। कुल भूमि क्षेत्र में पर्वतों का हिस्सा कितना प्रतिशत है? यानी कि भारत के कुल भूमि का जो क्षेत्र है उसमें पर्वतों का हिस्सा कितना प्रतिशत है तो 30% है। कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित नगर है। कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित कौन सा नगर है तो आइजोल है। ये जो क्वेश्चन है ये ऑप्शन के हिसाब से बनाया जा सकता है क्योंकि कर्क रेखा के उत्तर में तो बहुत सारे शहर होंगे। भारतीय राज्यों की सामान्य सीमा कॉमन बॉर्डर पाकिस्तान या बांग्लादेश के साथ है तो यह कितने राज्य जो है वो पाकिस्तान या बांग्लादेश के साथ अपना सीमा साझा करते हैं तो 9 राज्य जो है वो पाकिस्तान या बांग्लादेश के साथ अपना सीमा साझा करते हैं। गंगा के ऊपरी मैदान की दक्षिणी सीमा रेखा का निर्धारण करती है तो यह यमुना नदी करती है। कौन सी नदी करती है? यमुना नदी करती है। चुंबी घाटी स्थित है। चुंबी जो घाटी है वो कहाँ पे स्थित है तो सिक्किम और तिब्बत के मध्य में चुंबी घाटी स्थित है। 8 डिग्री चैनल भारत को अलग करता है तो यह भारत से मालदीव को अलग करता है। भारत से मालदीव को अलग कौन डिग्री चैनल करता है तो 8 डिग्री चैनल। नेपाल के साथ सामान्य सीमा है यानी कि कौन कौन से राज्य नेपाल के साथ अपना सीमा साझा करते हैं तो उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। गोवा एवं कन्याकुमारी के बीच में स्थित है तो मलाबार तट है। भारत की स्थलीय सीमा डैश से देशों से लगती है तो जो भारत की स्थलीय सीमा है वह 7 देशों के साथ लगती है। कितने देशों के साथ लगती है तो 7 देशों के साथ लगती है। भारत अवस्थित है यानी कि भारत का लोकेशन यहाँ पे पूछा जा रहा है तो अक्षांश से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक के तथा देशांतर में 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूरब के मध्य स्थित है भारत। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप क्या है तो यह प्रवाल उत्पत्ति का यानी कि प्रवाल भित्तियों के द्वारा लक्षद्वीप का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय प्रमाणिक समय आईएसटी एवं ग्रीनविच माध्य समय लंदन में अंतर पाया जाता है तो 5.5 घंटे का अंतर पाया जाता है। असम कुल मिलाकर डैश से राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है तो यह 7 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा हुआ है। दिल्ली क्या है तो यह एक केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली क्या है? यह एक केंद्र शासित प्रदेश है। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.42% है। 2.42% है परंतु इसकी संपूर्ण मानव जाति लगभग 17% जनसंख्या यानी कि अगर बात किया जाए कि विश्व में हम लोग जनसंख्या में कितना प्रतिशत योगदान करते हैं तो 17% और वहीं क्षेत्रफल में यानी कि पूरे विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से हम लोग कितना योगदान करते हैं लोग तो 2.42% भारत का जो क्षेत्रफल है वह विश्व की क्षेत्रफल का। लक्षद्वीप टापू अवस्थित है। जो लक्षद्वीप टापू है वह कहाँ पे अवस्थित है तो दक्षिण पश्चिम में भारत में। पा के जल डमरू मध्य डैश के मध्य स्थित है तो यह भारत श्रीलंका के मध्य स्थित है। नया राज्य बना है तो यह तेलंगाना बना है। 2014 में इसका गठन किया गया था। कब किया गया था? 2014 में। दूसरा लेसन कह रहा है कि पर्वतीय पठारी एवं मैदानी क्षेत्र तथा प्रमुख दर्रे। भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन है या किसे कहते हैं तो केटी को माना जाता है। केटू को भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी माना जाता है। भारत के पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन है तो महेंद्रगिरी है। कौन है? महेंद्रगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण से उत्तर की ओर हिमालय पर्वतमालाओं का सही क्रम क्या है? यानी कि दक्षिण से उत्तर की तरफ इन पर्वतमालाओं को सजाना है तो सबसे पहले आपका काराकोरम आ जाएगा, उसके बाद लद्दाख श्रेणी, जास्कर और फिर पंजाले। हिमालय पर्वत का सबसे लंबा हिमनद कौन सा है तो यह हिस्पर है। भारत में हिमालय पर्वत की चोटियां कौन कौन से तो नंगा पर्वत है और कामित है। ये भी ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन लगाया जा सकता है। पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम सजाना है तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है? उत्तर से दक्षिण की ओर यह क्रम सजाना है और यहाँ पे आपका दक्षिण से उत्तर की ओर सजाने के लिए बोला था तो आपका काराकोरम हो जाएगा, उसके बाद लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। नोकरेक चोटी स्थित है। नोकरेक के जो चोटी है वह कहाँ पे स्थित है तो यह मेघालय में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? यह मेघालय में स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्वत की चोटियों के समूह की ऊंचाई के घटते क्रम, यहाँ पे घटते क्रम बताया गया है। तो सबसे अधिक ऊंचा कौन सा है? तो आपका माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई की बात की जाए तो 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है। उसके बाद है कंचनजंगा। कंचनजंगा की ऊंचाई की बात की जाए तो इसकी ऊंचाई 8,598 मीटर है। और मकालू की ऊंचाई कितनी है? तो मकालू की ऊंचाई 8,481 मीटर है। और धौलागिरी की ऊंचाई की बात की जाए तो इसकी ऊंचाई आपका 8,172 मीटर है। और नंगा पर्वत की ऊंचाई 8,126 मीटर है। केंद्रीय उच्च भूमि के संबंध में सही कथन कौन सा है? तो यह अरावली से घिरा है। इसकी पश्चिमी भाग मालवा पठार है। नेक्स्ट है कि पर्वत श्रेणियों में से डैश गंगा के मैदानियों दक्कन पठार को विभाजित करता है। तो जो विंध्याचल श्रेणी है वह गंगा के मैदानियों दक्कन के पठार को विभाजित करता है। यहाँ पे एक एक क्वेश्चन डाउट में लग रहा है कि जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया कि दक्षिण से उत्तर, यहाँ पे पूछ रहा है कि दक्षिण से उत्तर की ओर हिमालय पर्वतमालाओं का सही क्रम। और यहीं पे ये क्वेश्चन दिया गया है कि पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण की ओर। तो यह सही है कि काराकोरम होगा, उसके बाद लद्दाख होगा, उसके बाद जस्कर, उसके बाद पीर पंजाल। लेकिन यहाँ पे दक्षिण से उत्तर दिया है, ये आपका यह जो सीरीज है यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिपू लेक दर्रा स्थित है। तो यह कहाँ पे है? तो यह उत्तराखंड में है। लिपू लेक दर्रा कहाँ पे है? तो यह उत्तराखंड में है। मिकिर पहाड़ियाँ स्थित है। तो यह असम राज्य में है। मिकिर पहाड़ियाँ कहाँ पे है? तो यह असम राज्य में है। भारत के पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? भारत के पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? तो कोरोमंडल तट कहा जाता है। हिमालय पर्वत श्रेणियों में से डैश पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है। तो पूर्वी पीर पंजाल। राजस्थान के पश्चिमी भाग में क्या है? तो मारवाड़ है। ज्वार सुरंग का निर्माण डैश से दर्रे के अंतर्गत किया गया है। तो बनिहाल दर्रा के अंतर्गत ज्वार सुरंग का निर्माण किया गया है। दक्कन ट्रैप पठार का गठन हुआ था। तो यह क्रिस्टेशियस काल में इसका गठन हुआ था। किस काल में हुआ था? क्रिस्टेशियस काल में दक्कन ट्रैप पठार का गठन हुआ था। पर्वतीय भू आकृति का अधिकतम प्रतिशत 2000 मीटर से अधिक है। डैश राज्य की भौगोलिक क्षेत्र का है। तो यह सिक्किम का है। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां कौन कौन सी है? तो कार्डिमम की जो पहाड़ी है वह कन्याकुमारी से सटी हुई है। फूलों की घाटी स्थित है। जो फूलों की घाटी है वह कहाँ पे है? तो गढ़वाल हिमालय में स्थित है। कुल्लू एवं स्पीति घाटियों को जोड़ता है। तो रोहतांग जो दर्रा है वह कुल्लू एवं स्पीति घाटियों को आपस में जोड़ता है। कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो 100 मीटर है। कितनी है? 100 मीटर। भारत की दक्षिणतम पर्वतमाला की बात की जाए तो वह इलायची की पहाड़ी है। कौन सा हो जाएगा? इलायची की पहाड़ी। थार क्षेत्र डैश राज्य में विस्तृत है। तो जो यह थार मरुस्थल है यह कहाँ पे है? आपका राजस्थान में है। छोटा नागपुर का अधिकांश भाग आता है तो झारखंड राज्य के अंतर्गत आता है। जो छोटा नागपुर का अधिकांश भाग है वह किस राज्य के अंतर्गत आता है? तो झारखंड राज्य के अंतर्गत आता है। हिमालय का पर्वत पदीय क्षेत्र का डैश नाम से जाना जाता है। तो तराई क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। सह्याद्री श्रेणी का अन्य नाम क्या है? तो इसका अन्य नाम की बात करें तो पश्चिमी घाट है। हिमालय की उच्चतम चोटी के रूप में माउंट एवरेस्ट की खोज करने वाला व्यक्ति क्या था? तो यह एक सर्वेक्षक था। भारत में उम्र में प्राचीनतम कौन सा है? तो यह अरावली जो पर्वत श्रेणी है यह सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। भारत का सबसे अधिक विस्तृत मैदान है। तो यह मध्य गंगा का जो मैदान है यह सबसे अधिक भागों में विस्तृत है। और भारतीय पर्वतीय श्रृंखला जिसके दो ढलानों पर दो असमान प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। तो वह कौन सी पर्वत श्रृंखला है? तो यह आपका अरावली है। इलायची की पहाड़ियाँ डैश राज्य में स्थित है। तो यह केरल राज्य में स्थित है। इलायची की पहाड़ियाँ कहाँ पे है? तो यह केरल में है। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो यहाँ पे जगह पूछ रहा है कि किस राज्य में है? तो आपका जम्मू कश्मीर में है। लेकिन अगर बात किया जाए तो नाम का तो आपका केटू हो जाएगा। केटू जो है यह भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। लेकिन यह भारत में नहीं है, यानी कि पीओके में है। अभी वर्तमान में वह पाकिस्तान के कब्जे में है। वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। तो यह नाथुला दर्रा जो है वह सर्वाधिक ऊंचाई का है। वह पहाड़ी जिस पर पश्चिमी घाट मिलता है। पूर्वी एवं पश्चिमी घाट से मिलता है। तो यह नीलगिरी पहाड़ी है जहाँ पे पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है। भू आकृतियों में से डैश के द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा है। तो यह सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी से बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा हुआ है। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के में पश्चिमी घाट कहलाते हैं। तो यह सह्याद्री कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सह्याद्री कहलाते हैं। भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो गॉर्डियन ऑस्टिन है। कौन सा है? गॉर्डियन ऑस्टिन। इसे केटू भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे केटू भी कहा जाता है। हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश कौन सा है? तो यह शिवालिक है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ था सेनोजोइक काल में हुआ था। किस काल में हुआ था? शिवालिक श्रेणी का निर्माण तो इसका निर्माण सेनोजोइक काल में हुआ था। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए। तो यह सेनोजोइक महाकल्प काल में भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए थे। छोटा नागपुर पठार है। जो छोटा नागपुर पठार है यह किस प्रकार का पठार है? तो यह एक
अग्र गंभीर है। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है, तो यह गिरिपाद की स्थिति का यह उदाहरण है। अन्नामलाई, इलायची की पहाड़ी और पालनी पहाड़ी मिलती है, यह अनाई मुड़ी में मिलती है। ये तीनों पहाड़ियाँ कहाँ पे मिलती है, यानी कि अन्नामलाई की पहाड़ी, इलायची की पहाड़ी और पालनी की पहाड़ी, ये अनाई मुड़ी में मिलती है। बृहत हिमालय अर्थात हिमाद्री, हिमाद्री के पूर्वी छोर पर कौन सा है, तो यह नामचा बरवा है। हिमालय पर्वत जिन्हें समानांतर पेटियों में विभाजित है, उनके नाम कौन कौन सा है, तो बृहत हिमालय, उसके बाद लघु हिमालय और उसके बाद शिवालिक हिमालय। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति संबंधित है, तो नवीन वलयकृत पर्वत समूह से इसकी उत्पत्ति का संबंध है। नेक्स्ट लेसन है अपवाह तंत्र, प्रमुख घाटियां, प्रपात है यानी कि जलप्रपात और झीलें। भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है, तो यह काली नदी जो है और भारत और नेपाल के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती है। पश्चिम बंगाल सरकार टी पार्क के रूप में विकसित करने की योजना है, तो यह हुगली नदी पे टी पार्क के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है पश्चिम बंगाल की सरकार ने। कारगिल कहाँ पे स्थित है, तो सूरी नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है, सूरू नदी के किनारे कारगिल स्थित है। राजस्थान और गुजरात में बहने वाली लूनी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, तो यह पुष्कर घाटी से यह नदी निकलती है। चिनाब नदी अंततः सिंध नदी में मिलती है, तो कहाँ पे मिलती है, तो आपका मिथनकोट में मिलती है। अक्टूबर नवंबर महीने में भारी वर्षा होती है, तो कोरोमंडल तट में भारी वर्षा होती है। कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है, तो आपका 300 मीटर है। कितनी है, कोसी मैदान से समुद्र तल की औसत ऊंचाई कितनी है, 300 मीटर है। सोन नदी का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक स्थित है, यानी कि सोन नदी का जो उत्पत्ति स्थल है वो अमरकंटक है, और यह अमरकंटक है, यह कहाँ पे स्थित है, तो मैकाल श्रेणी में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, मैकाल श्रेणी में स्थित है। असम घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है, तो 750 किलोमीटर है। असम घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है, तो 750 किलोमीटर। बांग्लादेश में स्थित यमुना पद्मा मेघना दोआब की सागर तल से ऊंचाई कितनी है, तो 20 से 50 मीटर। कितनी है, 20 से 50 मीटर। चंबल नदी के अपवाह तंत्र का प्रकार है, जो चंबल नदी है उसका अपवाह तंत्र का, ये जो अपवाह तंत्र है, हम लोग जब घटना चक्र या ज्योग्राफी का डिस्कशन कर रहे थे लोग, उसमें अपवाह तंत्र के प्रकारों के बारे में देखे थे लोग। तो चंबल नदी के अपवाह तंत्र का प्रकार कौन सा है, तो यह अध्यारोपित प्रवाह का प्रकार है। कृष्णा गोदावरी नदी विवाद है, तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश इन दो राज्यों के बीच कृष्णा गोदावरी नदी विवाद है। नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है, यानी कि वह कौन सी नदी है जिसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, तो यह गोदावरी नदी को दक्षिण का गंगा कहा जाता है। उतली झील कहाँ पे है, तो उतली झील आपका खारी झील है। उतली झील क्या है, तो यह किस प्रकार के, तो खारी झील है। बाल्टोरो हिमनद अवस्थित है, तो जो बाल्टोरो हिमनद है वह काराकोरम श्रेणी में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, काराकोरम श्रेणी में स्थित है। कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है, तो कुर्चिला नामक स्थान पे मिलती है। कहाँ पे, कुर्चिला नामक स्थान पे कोसी और गंगा का मिलन होता है। बड़ी नदी द्रोणियों में से क्षेत्र की दृष्टि से सबसे छोटी नदी द्रोणी कौन सी है, तो यह साबरमती है। कौन सी है, साबरमती। गोदावरी की सहायक नदी कौन सी है, तो वेनगंगा है। गोदावरी की बहुत सारी सहायक नदियां हैं, लेकिन इनमें से कौन सा है, आपका वेनगंगा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सही सुमेल करना है। एक तरफ सरोवर दिए गए हैं और दूसरी तरफ राज्य दिए गए हैं। तो ये पुलिकट जो है, पुलिकट झील, यह कहाँ पे, यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। हरिके बैराज कहाँ पे, तो यह पंजाब में है। नल सरोवर कहाँ पे, तो यह गुजरात में है। और विदानथांगल कहाँ पे, तो यह तमिलनाडु में है। वह उपनदी जो गंगा नदी घाटी का भाग है, तो यह उत्तरी कोयल है। वह नदी जो गुजरात की आस कहलाती है, किस नदी को गुजरात की आस कहा जाता है, तो नर्मदा नदी को गुजरात की आस कहा जाता है। वह नदी तंत्र जो सर्वाधिक पुराना है, वह नदी तंत्र जो सर्वाधिक पुराना कौन सा है, तो इंडो ब्रह्म जो नदी तंत्र है वह सर्वाधिक पुराना है। कावेरी नदी की कुल लंबाई कितनी है, कावेरी नदी की, तो 802 किलोमीटर है। वह नदी जिस पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है, तो यह कावेरी नदी पे शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है। सोन नर्मदा तथा महानदी नदियों की उत्पत्ति स्थल अमरकंटक स्थित है, तो जो अमरकंटक है यह मैकाल श्रेणी में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, मैकाल श्रेणी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर से दक्षिण में प्रभावित नदियों का क्रम कौन सा है, तो आपका गंगा के बाद नर्मदा, महानदा और गोदावरी, यानी कि ये जो नदियां हैं उत्तर से दक्षिण की ओर प्रभावित होती है। भारत में सबसे विस्तृत क्षेत्र वाला अपवाह तंत्र कौन सा है, तो गंगा नदी का जो अपवाह तंत्र है वह भारत में सबसे विस्तृत क्षेत्र वाला अपवाह तंत्र है। पुनपुन, सोन, फल्गु और सकरी नदियों का पश्चिम से पूर्व दिशा में सही क्रम कौन सा है, तो आपका सोन के बाद पुनपुन के बाद फल्गु के बाद सकरी। वह नदी जो फतुआ के पास गंगा में मिलती है, तो यह पुनपुन
ब्रह्मपुत्र नदी जो है वह फतुहा के पास गंगा में मिलती है। अलकनंदा एवं भागीरथी, अलकनंदा एवं भागीरथी डैश मिलकर गंगा नदी बनाते हैं। तो देवप्रयाग में अलकनंदा एवं भागीरथी नदी मिलकर गंगा नदी बनाते हैं। तो यह कहाँ पे, देवप्रयाग में। वह नदियाँ जो बंगाल की खाड़िया में गिरती है, यानी कि बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदी गिरती है, तो ये गंगा भी गिरती है, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा तथा कावेरी, ये सब नदियाँ कहाँ पे गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी में। भारत में यरलुंगे जंगबो नदी को डैश नाम से जाना जाता है। भारत में यरलुंगे जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। हिमालय काटकर, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदी कौन कौन सी है, यानी कि हिमालय को काटकर और बहकर उसी क्षेत्र से आती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी, सतलज नदी और सिंधु नदी, ये जो तीनों नदियां हैं ये हिमालय से निकलती है। ब्रह्मपुत्र की उपनदी कौन सी है, तो यह आपका मानस नदी ब्रह्मपुत्र की उपनदी है। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा स्थित है, तो यह कानपुर जो है गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर स्थित है। सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है, तो कोसी नदी ने सबसे अधिक नदी परिवर्तन पथ, यानी कि नदी जो यह अपना रास्ता बहुत ही ज्यादा मोड़ी है। वह नदी जो भ्रंश से द्रोणी फॉल्ट ट्रफ से होकर बहती है। तो यह नर्मदा नदी जो है यह भ्रंश से द्रोणी से होकर बहती है। नर्मदा नदी का प्रवाह निर्धारित है। तो यह भ्रंश घाटी के क्षेत्र के साथ साथ पश्चिम की ओर प्रभावित होने वाली नदियां कौन कौन सी, नर्मदा एवं ताप्ती जो नदियां है यह पश्चिम की ओर प्रभावित होती है। भूमि बंधित नदी कौन सी है, तो यह लूनी नदी है। कौन सी नदी है, लूनी नदी। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास नदी का स्रोत हुआ है। तो यह ब्रह्मपुत्र है, सतलज है और ये आपका सिंधु है। दामोदर नदी निकलती है। तो जो दामोदर नदी है वह कहाँ से निकलती है, तो छोटा नागपुर पठार से दामोदर नदी निकलती है। दंडकारण्य में इंद्रावती सबरी सहायक नदी है। तो यह गोदावरी नदी की सहायक नदी है। दंडकारण्य क्षेत्र में इंद्रावती और सबरी किसकी सहायक नदी है, तो यह गोदावरी नदी की सहायक नदी है। जुआरी नदी प्रभावित होती है। तो यह गोवा राज्य में प्रभावित होती है। कौन सी नदी, जुआरी नदी। नेक्स्ट लेसन है मानसून एवं वर्षा। नेक्स्ट लेसन का नाम क्या है, मानसून एवं वर्षा। शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में वर्षा होने का कारण कौन सा है, तो लौटते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में वर्षा होने लगती है। भारत में मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। तो 8 डिग्री से 15 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य में। थॉर्नेट की योजना, किसकी योजना, थॉर्नेट की योजना के अनुसार पूर्वी बिहार की जलवायु किस प्रकार की है, तो C2 प्रकार की जलवायु है। भारत में शीतकाल में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाले स्थान कौन से हैं, तो कोरोमंडल तट है। भारत में शीतकाल में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाले स्थान कौन सा है, तो कोरोमंडल तट है। उत्तर पश्चिमी भारत में शीत ऋतु वर्षा का मुख्य स्रोत कौन सा है, तो आपका पश्चिमी विक्षोभ है। उत्तर पश्चिम भारत में शीत ऋतु वर्षा का मुख्य स्रोत कौन सा है, तो यह पश्चिमी विक्षोभ के कारण इससे उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में वर्षा होती है। दंड कारण्य में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो ग्रीष्मकालीन चक्रवात से, किससे चक्रवात से, ग्रीष्मकालीन चक्रवात से दंड कारण्य में सर्वाधिक वर्षा होती है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु प्रदर्शित की जा सकती है। तो CWG प्रकार से उत्तर बिहार की जलवायु प्रदर्शित की जा सकती है। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है, तो उनकी ऊंचाई में भिन्नता है। इस कारण इन दोनों की जो जलवायु है वह भिन्न है। जाड़े के मौसम में बारिश मिलती है, तो तमिलनाडु में। कहाँ पे, तमिलनाडु में। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन का कारण क्या है, तो स्थल तथा समुद्रों का विभेदी तापन। भारत में शक्तिशाली एल कारण है। एल किसका कारण, तो यह सूखे का कारण है। भारतीय मानसून का प्रारंभ होता है बंगाल की खाड़ी में एक अवदाब के बनने से लगभग कब होता है, तो यह 5 जून को होता है। उसके बाद अगला लेसन है वन्य क्षेत्र। 5वां लेसन का नाम क्या है, वन्य क्षेत्र। डैश प्रकार के वन भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो जो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है वह वन भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र में पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियां और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाने वाले वन कौन से हैं, किस प्रकार के, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र कहाँ पे है, तो ये आपका मिजोरम है। प्रतिशत के हिसाब से भारत में वह राज्य जिसका सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है, तो यह मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है वह सर्वाधिक घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा हुआ है। साल के वनों का सर्वाधिक भंडार पाया जाता है। तो नीलगिरी पहाड़ियों में। वह राज्य जिसमें सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है, तो यह अरुणाचल प्रदेश है। किस राज्य के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक तरफ वन के प्रकार दिए गए हैं और दूसरे तरफ उसके प्रदेश, यानी कि वह वन किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, यह किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो शिलोंग पठार और सह्याद्री क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन देखने को मिलते हैं। मानसूनी वन छोटा नागपुर पठार शिवालिक के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। शीतोष्ण वन पूर्वी एवं पश्चिमी हिमालय और नीलगिरी में पाए जाते हैं। कच्छ या मैंग्रोव वन यह पश्चिमी बंगाली और तराई क्षेत्रों में पाए जाते हैं।
भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? तो 21.7% है और यह जो रिपोर्ट है 2021 के हिसाब से है। कितना है? 2021 से वन रिपोर्ट के अनुसार। सॉरी 2000 जो 21 है, सॉरी, यहाँ पे 2021 के जो रिपोर्ट है उसमें 21.7% दिया गया था, लेकिन ऑप्शन में इतना ही दिया गया था और लेकिन 21 की बात की जाए तो 24.62% था। सुंदरवन क्षेत्र में है, सुंदरवन क्षेत्र में है सघन मैंग्रोव वन। नेक्स्ट लेसन है वन क्षेत्र। अगला लेसन का नाम क्या है? छठा लेसन की वन क्षेत्र। गंगा डेल्टा के सदाबहार वन क्षेत्र को कहा जाता है। गंगा डेल्टा के सदाबहार वन क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो सुंदरवन कहा जाता है। वनस्पतियों और जीवों की कमी का वैध कारण क्या है? तो बृहद पैमाने पर योजनाओं का विकास, कृषिगत फैलाव, चराई और जलाने की लकड़ी का एक भी कारण। भारत में सर्वाधिक सागौन सागौन के जंगल पाए जाते हैं तो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। भारत में सर्वाधिक सागौन के जंगल कहाँ पाए जाते हैं? तो यह मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। घास के मैदान, झाड़ झंगाड़ वन, बंजर भूमि सरकार व निजी दोनों व्यक्ति तथा समुदाय सभी से संबंधित है। तो अवर्गीत वन, जो अवर्गीत है यानी कि इसका वर्गीकरण नहीं किया गया है। मैंग्रोव वन, मैंग्रोव वनों की विशेषता से संबंधित है। तो दलदल, कीचड़, खारा तटीय जल आदर्श से आवास है। पौधों की जड़ें पानी के अंदर डूब जाती है। ये किसके विशेषता है? तो मैंग्रोव वनों की विशेषता है। नेक्स्ट लेसन है प्राकृतिक आपदाएं। ज्वलन की क्रिया की अंतिम प्रतीक क्या है? तो धुआंरे यानी कि वातुमुखी धुआंरे ही पूछता है। बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि क्या है? तो वन रोपण है। बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि कौन सी है? तो वन रोपण है, यानी कि वनों को रोपण किया जाए। फलों एवं सब्जियों की खेती क्या कहलाती है? तो बागवानी कहलाती है। क्या कहलाती है? बागवानी कहलाती है। बादल फटना डैश में होता है तो सबसे अधिक है, यानी कि हिमाचल प्रदेश में बादल फटने की घटना हमेशा देखने को मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक आपदाएं। एक तरफ प्राकृतिक आपदाएं दिए गए हैं और एक तरफ यानी कि उससे प्रभावित क्षेत्रों के नाम दिए गए हैं। तो सबसे पहला है आपका बाढ़ क्षेत्र। जो बाढ़ है प्राकृतिक आपदा, उससे से क्षेत्र यानी कि उससे प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से है? तो उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदान बाढ़ से प्रभावित होते हैं। दूसरा है भूकंप। हिमालय का गिरिपाद क्षेत्र है वह भूकंप से प्रभावित होता रहता है। सूखा है वह मध्य पूर्वी भारत का क्षेत्र हमेशा सूखा से प्रभावित होते रहता है। चक्रवात जो है वह झारखंड तथा उत्तरी उड़ीसा या चक्रवात से प्रभावित होने वाला क्षेत्र है। नेक्स्ट लेसन है चट्टान व शैल एवं मृदा। गंगा का मैदान डैश से भरा हुआ है? तो यह जलोढ़ मिट्टी से भरा हुआ है। गंगा का जो मैदान है वह किस मिट्टी से भरा हुआ है? तो जलोढ़ मिट्टी से भरा हुआ है। मृदा का पलवार करना संबंधित है, यानी कि मिट्टी का पलवार करना संबंधित किससे है? तो खरपतवार को बढ़ने से रोकने से, मृदा की उर्वरता एवं स्वास्थ्य की बढ़ोतरी से, मृदा की कमी को बनाए रखने में। काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी का क्षेत्र पूछ रहा है तो यह कर्नाटक एवं गुजरात में ही पाई जाती है और स्थानों पे पाई जाती है, लेकिन ऑप्शन में कर्नाटक और गुजरात ही दिया हुआ होगा, इसलिए यहाँ पे कर्नाटक और गुजरात दर्शाया गया है। प्राचीन जलोढ़ मिट्टियों का क्षेत्र बारिंद्र का मैदान स्थित है। तो यह कोसी महानंदा तथा संकोच नदी के मध्य में संकोच नदी के मध्य, यानी कि कोसी महानंदा और संकोच नदी के मध्य में यह क्षेत्र स्थित है, यानी कि बारिंद्र का मैदान स्थित है। भारत के डैश राज्य में काली मिट्टी वृहद क्षेत्र में पाई जाती है। तो महाराष्ट्र में काली मिट्टी जो है वह वृहद क्षेत्रों में पाई जाती है, यानी कि बहुत ही अधिक इसका विस्तार है। वह प्रदेश से जहाँ क्षारीय मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है, तो यह उत्तर प्रदेश में इसका विस्तार सबसे अधिक है। करेवा मृतिका जो जाफरान यानी कि केसर का एक स्थानीय प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोगी है, पाई जाते हैं तो कश्मीर हिमालय में पाई जाते हैं। नदियों द्वारा निर्मित मिट्टी कौन सी है? तो यह जलोढ़ मिट्टी है। दुमती या लोम मिट्टी में मिट्टी का डैश मिलता है। तो बालू, चिकना और ये पान सुकर, ये सब किसमें मिलता है? तो दुमती या लोम मिट्टी में। पौधों का सबसे अधिक पानी मिलता है। पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से मिलता है? तो चिकनी मिट्टी से मिलता है सबसे अधिक पौधों को पानी। केसिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है तो चिकनी मिट्टी में। जो केसिका होती है मिट्टियों की, और सबसे अधिक प्रभावशाली किस मिट्टी में होती है? तो यह चिकनी मिट्टी में है। रेगुर, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेगुर मिट्टी सबसे ज्यादा है। रेगुर मिट्टी सबसे ज्यादा कहाँ पे? कि आपका महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं लोग कि गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी। जो गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी है वह क्या कहलाती है? तो वह बांगर कहलाती है। गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग कितना है? तो लगभग 6000 मीटर तक होती है। भारत की काली मिट्टी का क्षेत्र प्रसिद्ध है तो यह कपास के लिए है। जो ये काली मिट्टी होती है वह किस लिए उपयुक्त होती है? तो वह कपास के लिए उपयुक्त होती है। धूसर और भूरी जमीन अधिकतम पाई जाती है तो यह राजस्थान और गुजरात में पाई जाती है। कहाँ पे? राजस्थान और गुजरात में धूसर और भूरी जमीन पाई जाती है। नेक्स्ट लेसन है सिंचाई और नदी परियोजना। भारत में पानी का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। भारत में पानी का सर्वाधिक उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? तो यह सिंचाई वाला क्षेत्र जो है उसमें सबसे अधिक पानी का उपयोग किया जाता है। भारत की सबसे लंबी नहर कहलाती है, यानी कि भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो यह इंदिरा गांधी जो नहर है यह भारत की सबसे लंबी नहर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार की सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना, बिहार की सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो यह दामोदर नदी घाटी परियोजना है। कौन सी है? दामोदर नदी घाटी परियोजना है। दामोदर घाटी परियोजना स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दामोदर घाटी परियोजना कहाँ पे स्थित है? तो यह झारखंड और पश्चिम बंगाल यानी कि दोनों राज्यों में स्थित है। पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है, तो जो यह ड्रिप प्रणाली है यह पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है, यह आधुनिक सिंचाई पद्धति है। भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर है, भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? तो यह इंदिरा गांधी जो नहर है यह भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर है। हीराकुंड बनाया गया है तो यह महानदी पे बनाया गया है। किस नदी पे बनाया गया है? हीराकुंड बांध तो यह महानदी पे बनाया गया है। कालेश्वरम, कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना स्थित है। कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना कहाँ पे स्थित है? तो यह तेलंगाना में स्थित है। चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर, चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना डैश राज्य में स्थित है? तो यह राजस्थान में स्थित है। चंबल नदी पर जो यह राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना है यह किस राज्य में स्थित है? तो यह राजस्थान में स्थित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक तरफ ही बहुउद्देशीय परियोजना दिया गया है और दूसरी तरफ पे उसे स्टेट का नाम दिया गया है। तो कोयना परियोजना किस स्टेट में है? तो यह महाराष्ट्र में है। तवा परियोजना, तवा परियोजना कहाँ पे है? तो यह मध्य प्रदेश में है। रिहंद परियोजना यह उत्तर प्रदेश में है और ककरापारा परियोजना यह गुजरात में है। राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया है तो यह चंबल नदी पे बनाया गया है। राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पे बनाया गया है? तो यह चंबल नदी पे बनाया गया है। भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पे है? भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पे है? तो यह सतलज नदी पे बनाया गया है। सरदार सरोवर बांध यह किस नदी पे है? तो यह भी ये नर्मदा नदी पे है। हीराकुंड बांध किस नदी पे बनाया गया है? तो यह महानदी पे बनाया गया है। नागा अर्जुन सागर बांध बनाया गया है तो यह कृष्णा नदी पे बनाया गया है। भाखड़ा नांगल बांध बनाया गया है तो सतलज नदी पे बनाया गया है। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पे बनाया गया है? तो यह सतलज नदी पे बनाया गया है। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो यह जोग जलप्रपात है। जोग जलप्रपात है वो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। मनाली से लेह तक बनी विश्व की सबसे ऊंची सड़कें ऊंचाई पर स्थित है तो यह 4000 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। टिहरी बांध परियोजना, टिहरी बांध परियोजना से निर्मित जलाशय का नाम क्या है? तो स्वामी रामतीर्थ सागर है। सलाउलिन रिजर्वायर स्थित है तो यह कहाँ पे स्थित है? तो यह गोया में है यानी कि श्रीशैलम रिजर्व टाइगर रिजर्व इसे श्रीशैलम कहा जाता है। श्रीशैलम टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तो यह आपका गोवा में है। उसके बाद है पोंग, पोंग जल विद्युत परियोजना, पोंग जल विद्युत परियोजना स्थित है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे है? तो यह हिमाचल प्रदेश में है। तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचित भूमि है, तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचित भूमि है तो यह तमिलनाडु राज्य में है। गंडक नदी पे निर्मित है तो यह त्रिवेणी जो नहर है वह गंडक नदी पे निर्मित है यानी कि त्रिवेणी नहर किस नदी पे बनाया गया है? तो गंडक नदी पे बनाया गया है। बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है तो त्रिवेणी नहर के द्वारा, बिहार का जो क्षेत्र है उसमें त्रिवेणी नहर के द्वारा सिंचाई होती है। जो चंपारण वाला क्षेत्र है उसी क्षेत्र में त्रिवेणी नहर से सिंचाई की जाती है। त्रिवेणी नहर पानी में आता है, त्रिवेणी नहर में पानी आता है तो यह गंडक नदी से आता है। किस नदी से बनाया गया है? तो गंडक नदी से बनाया गया है। नागा अर्जुन सागर, नागा अर्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना डैश नदी पे स्थित है तो यह कृष्णा नदी पे स्थित है। नागा अर्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है। बिहार एवं उत्तर प्रदेश, बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना है यानी कि बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना का नाम क्या है? तो यह गंडक परियोजना, क्योंकि जो गंडक नदी है वह उत्तर प्रदेश और आपका बिहार दोनों में बहती है। भारत की सिंचाई क्षमता का 47.78% पूरा होता है तो लघु एवं बृहद परियोजनाओं से यह पूरा होता है। मैथौन, बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध, तिलैया बांध बनाए गए हैं तो यह बराकर नदी पे बनाए गए। ये तीनों बांध जो है मैथान बांध, बेल पहाड़ी बांध और तिलैया बांध किस नदी पे बनाया गया है? तो यह बराकर नदी पे बनाया गया है। सारण सिंचाई नहर निकलती है, सारण सिंचाई नहर किस नदी से निकलती है? तो यह गंडक नदी से निकलती है। हीराकुंड बांध तैयार किया गया है तो महानदी पे हीराकुंड बांध को बनाया गया है। दामोदर घाटी निगम, दामोदर घाटी निगम स्थापित हुई है तो यह 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है, भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है तो हरियाणा पंजाब राजस्थान की, हरियाणा पंजाब और राजस्थान की यह भाखड़ा नांगल परियोजना है। नेक्स्ट लेसन है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। झारखंड की घाटशिला खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है यानी कि जो झारखंड का घाटशिला क्षेत्र है वह किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो वह तांबा के लिए प्रसिद्ध है। भारत में ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा, भारत में ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए अधिक अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती हैं तो यह खंबात की खाड़ी में पाई जाती हैं। कोयला नगरी कहते हैं, कोयला नगरी किसे कहा जाता है? तो धनबाद को कहा जाता है। यहाँ पे बहुत बड़ा कोयला का भंडार है। जीवाश्म में ईंधन संसाधन है तो गैर नवीकरणीय यह संसाधन होते हैं। मोनोजाइट रेत में खनिज पाया जाता है, मोनोजाइट जो रेत होता है उसमें खनिज कौन सा पाया जाता है? तो उसमें थोरियम पाया जाता है। राजस्थान के नागौर, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर, जैसलमेर राष्ट्रीय स्तर पर खनिज का 80% से अधिक उत्पादन करते हैं तो यह जिप्सम का सबसे अधिक उत्पादन करते हैं यानी कि 80% के जिप्सम का उत्पादन करते हैं। पश्चिमी सिंहभूम, सिंहभूम में स्थित चिड़िया, चिड़िया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता है तो लौह अयस्क के खनन इसका सबसे प्रसिद्ध विशेषता है।
इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है खनिज है। तो यह टाइटेनियम का खनिज है। यह जो इल्मेनाइट है यह किसका खनिज है? तो यह टाइटेनियम का खनिज है। भूमिगत कोयले का दहन होता है तो यह झारखंड राज्य में होता है। तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पे है? तो यह राजस्थान में है। तांबा का भंडार सबसे अधिक कहाँ पे है? तो भंडार भंडार उसका कहाँ पे है? तो राजस्थान में है। एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है? तो यह बॉक्साइट है। भारत में ही पाया जाने वाला टाइटेनियम युक्त एक खनिज है तो यह इल्मेनाइट है। इल्मेनाइट जो है वह टाइटेनियम युक्त एक खनिज होता है। वह पर्वतीय स्टेशन जिसकी भारत में वर्ष 1897 में विद्युत आपूर्ति प्रारंभ की गई थी तो दार्जिलिंग की स्थापना हुई थी 1897 में। वह शहर जो असम के तैलीय शहर के नाम से जाना जाता है तो यह डिगबोई है जिसे असम के तैलीय शहर के नाम से जाना जाता है। भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उड़ीसा है। भारत में तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश जो है वह भारत में सबसे बड़ा तांबा का उत्पादक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में स्थित खेतरी खदान प्रसिद्ध है। तो जो खेतरी खदान है वह तांबा के लिए प्रसिद्ध है। भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक राज्य कौन है? तो राजस्थान है। यानी कि सबसे अधिक भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन कहाँ पे किया जाता है? तो इसका उत्पादन राजस्थान में किया जाता है। सबसे अधिक है पवन ऊर्जा क्षमता का उपयोग किया जाता है तो तमिलनाडु में किया जाता है। लिग्नाइट का खनन होता है तो नेवली में होता है। लिग्नाइट का खनन कहाँ पे होता है? तो नेवली में होता है। तुम्मालपल्ली खदान जिसे दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार माना जाता है अवस्थित है। तो जो तुम्मालपल्ली खदान है यह कहाँ किस राज्य में स्थित है? तो यह आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो गुजरात में सबसे अधिक भारत में नमक का उत्पादन किया जाता है। लौ एस्को में से बेलाडीला में खनन होता है। यानी कि बेलाडीला में किस लौ एस्को का खनन किया जाता है? तो हेमेटाइट का खनन किया जाता है। भारत में कोयला डैश से भौमिकी सेल समूह में पाया जाता है। तो यह गुंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। ज्वारीय शक्ति परियोजना कहाँ पे है? तो यह भावनगर में है। भारत में कोयले का स्टोर हाउस कहते हैं। भारत में कोयले का स्टोर हाउस किसे कहा जाता है? तो झरिया क्षेत्र को कहा जाता है। लाख का सर्वाधिक उत्पादन, यह लाख जो है यह पैसा वाला लाख नहीं, यह लाख एक खनिज होता है। लाख की चूड़ी बनती है तो लाख का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे बनता है? तो यह उत्पादन बिहार में होता है। रानीगंज जाना जाता है। तो जो रानीगंज है वह किस लिए प्रसिद्ध है? तो कोयला के निक्षेप के लिए रानीगंज को जाना जाता है। पन्ना हीरे का खान अवस्थित है। जो यह पन्ना है यह क्या है? तो यह स्थान है। और यह हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है। तो यह कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में है। भारत का सबसे अधिक पेट्रोलियम उत्पादक के क्षेत्र है तो मुंबई हाई में सबसे अधिक भारत का पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। बेलाडीला खान डैश से राज्य में स्थित है तो यह छत्तीसगढ़ में है। बेलाडीला कहाँ पे है? तो यह छत्तीसगढ़ में है। वह नदी बेसिन जिसमें अधिक खनिज पाए जाते हैं तो दामोदर नदी है। जो दामोदर नदी बेसिन है उसमें सबसे अधिक खनिज पाए जाते हैं। कैमूर पठार प्रसिद्ध है तो यह चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। जो कैमूर का पठार है यह किस लिए प्रसिद्ध है? तो चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। भारत के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितना है? तो 12% है। यह हमेशा बदलते रहता है तो इस क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हैं। उसके बाद है भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार है तो डिगबोई असम में है। कहाँ पे है? डिगबोई असम में है। झारखंड में कोयला की खानें कहाँ पे स्थित है? तो यह झरिया में है। ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्धता शामिल होते हैं। तो आपका कोयला होता है, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम। भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट हुआ था तो 1970 के और 1980 के दौरान हुआ था। भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट कब हुआ था? तो 1970 में हुआ था और 1980 के दौरान हुआ था। भारत के वाणिज्यिक ऊर्जा की प्रतिशत पूर्ति कोयले से होती है। यानी कि भारत के वाणिज्यिक ऊर्जा की डैश प्रतिशत पूर्ति कोयले से होती है तो 67% पूर्ति कोयले से होती है। भारत का वह राज्य जो सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करता है, किसका उत्पादन करता है? तो यह अभ्रक का उत्पादन करता है। तो कौन सा राज्य है? तो आंध्र प्रदेश है और राजस्थान है। झारखंड का लौह अयस्क के उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला है तो सिंहभूम है। कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है तो यह छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। भारत में पहला पनबिजली शक्ति केंद्र आरंभ हुआ था तो यह शिव समुद्र में आरंभ हुआ था। भारत में पहला पनबिजली शक्ति केंद्र आरंभ हुआ तो यह शिव समुद्र में आरंभ हुआ था। वह स्रोत है जिससे भारतवर्ष से सबसे अधिक विद्युत प्राप्त करता है तो यह तापीय विद्युत से, यानी कि जो तापीय है वह स्रोत से सबसे अधिक विद्युत प्राप्त किया जाता है। खनिज अयस्क निक्षेपों में से डैश से दंडकारण्य प्रदेश में मिलता है तो बॉक्साइट जो है वह दंडकारण्य प्रदेश में मिलता है। मंगलौर के निकट है और यहाँ न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र है तो यह किस क्षेत्र के बारे में कहा जा रहा है? तो कैगा क्षेत्र के बारे में कहा जा रहा है। कैगा कहाँ पे? तो आपका मंगलौर में है और यहाँ पे न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया है। छत्तीसगढ़ में सीमेंट उद्योग विकसित है क्योंकि यहाँ मुख्य रूप से उपलब्ध है। यानी कि छत्तीसगढ़ में आपका चूना पत्थर मुख्य रूप से उपलब्ध हो पाता है, इसी कारण वहाँ पे सीमेंट उद्योग विकसित किया गया है। भारत में अधिकतम खनिजीकृत शैल तंत्र है तो यह धारवाड़ है। इस क्षेत्र में सबसे अधिक
खनिजीकृत शैल तंत्र है। नेक्स्ट लेसन है उद्योग एवं व्यापार। नेक्स्ट लेसन का नाम क्या है? उद्योग एवं व्यापार। भारत में सन 1855 में प्रथम जूट उद्योग स्थापित किया गया था। तो रिसरा रिसरा यानी कि यह कहाँ पे है? तो आपका कोलकाता में है। रिसरा में स्थापित किया गया था और यह कहाँ पे है? रिसरा, तो ये आपका कोलकाता में है। बोकारो और भिलाई लौह एवं इस्पात परियोजना स्थापित हुई थी। तो जो बोकारो है यह सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित की गई थी। बोकारो और भिलाई को जो लौह एवं इस्पात परियोजना है, इसे सोवियत संघ यानी कि रूस के सहयोग से इसकी स्थापना भारत में की गई थी। उड़ीसा के स्टील उत्पादक केंद्र है। उड़ीसा में स्टील उत्पादक केंद्र कौन सा है? तो यह राउरकेला जो क्षेत्र है, यहाँ पे स्टील का उत्पादन किया जाता है। सबसे अधिक पवन ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे अधिक पवन ऊर्जा क्षमता का उपयोग किया किया है, तो तमिलनाडु में किया है। अखबारी कागज उद्योग डैश से स्थान पर अवस्थित है। यह नेपा नगर है। कौन सा स्थान है? तो नेपा नगर स्थान पर अखबारी कागज उद्योग प्रसिद्ध है। वस्त्र उद्योग का केंद्र कौन सा है? तो यह भीलवाड़ा जो है वह वस्त्र उद्योग का केंद्र है। भारत में वह तेल शोधन कारखाना जिसकी स्थापना रोमानिया के सहयोग से की गई थी। तो यह गुवाहाटी का जो तेल शोधन कारखाना, इसकी स्थापना रोमानिया के सहयोग से की गई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कहवा उत्पादन में अग्रणी है। तो यह कर्नाटक जो है, यहाँ पे सबसे अधिक कहवा का उत्पादन किया जाता है। भारत के 10 राज्य में भिलाई इस्पात प्लांट अवस्थित है, यानी कि भिलाई कहाँ पे स्थित है? तो यह छत्तीसगढ़ में स्थित है। तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने पाए जाते हैं। तो कोयम्बटूर जो स्थान है, यहाँ पे सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने पाए जाते हैं। तांबा उद्योग स्थापित है, तो यह खेतरी में है। भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड स्थित है। तो यह मोकामा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? मोकामा में स्थित है। टिस्को संयंत्र गैस के नजदीक स्थित है। तो यह टाटा नगर के नजदीक स्थित है। भारत में कोल उद्योग कौन कौन सा है? तो आपका विद्युत है, कोयला है एवं पेट्रोलियम पदार्थ है। भारत में कोल उद्योग कौन कौन सा है? तो विद्युत है, कोयला है, पेट्रोलियम है। वह प्रमुख उद्योग जो मूरी में स्थापित है। कहाँ पे स्थापित है? तो मूरी में स्थापित है। तो एल्युमिनियम का जो उद्योग है यह मूरी में स्थापित है। भद्रावती इस्पात केंद्र स्थित है। जो भद्रावती इस्पात केंद्र है यह कहाँ पे अवस्थित है? तो यह भद्रावती नदी पर अवस्थित है। कपास उद्योग जिन कच्चे मालों पर आश्रित है वे हैं तो भार श्रम मूलक हैं। कौन से आपका उद्योग है? तो आपका भार श्रम मूलक है, यानी कि यह कच्चा माल है, भार श्रम मूलक। छोटा नागपुर के पठार स्थित है, तो यह रांची में स्थित है। छोटा नागपुर का पठार कहाँ पे स्थित है? तो यह रांची में स्थित है। लौह एवं इस्पात उद्योग स्थापित किया गया है, तो बोकारो में स्थापित किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट लेसन 11वां लेसन क्या है? परिवहन है कि मुंबई और नवी मुंबई को जोड़ने वाली अटल सेतु की कुल लंबाई कितनी है? तो 21.8 किलोमीटर है। कितनी है? 21.8 किलोमीटर इस सेतु यानी कि पुल की लंबाई है। दो चरम स्थान पूर्व एवं पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं। तो सिलचर एवं पोरबंदर या पूर्व एवं पश्चिम से जुड़ा है। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की साइज होती है, यानी कि जो बड़ी लाइन है उसकी रेलवे लाइन की साइज कितनी होती है? तो 1676 mm यानी कि मिलीमीटर होती है। यहाँ पे मीटर में नहीं दिया गया, मिलीमीटर में दिया गया है। लाख होता है, लाख कीट का एक शरीर श्रावण है। तो जो लाख यानी कि उसके शरीर से क्या निकलता है? तो लाख ही निकलता है। ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है, जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है। इसे स्थानीय रूप से जाना जाता है। तो इसे किस रूप में जाना जाता है? तो मैंगो सावर्स के नाम से जाना जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? तो मैंगो सावर के नाम से जाना जाता है। कॉफी के लिए मशहूर है। तो जो कोडाकू है यह कॉफी के लिए मशहूर है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो NH-27 जो है वह भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई है, तो आपका 9.02 किलोमीटर है। अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितनी है? जो हिमाचल प्रदेश में अटल सुरंग, इसकी लंबाई कितनी है? 9.02 किलोमीटर। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे डैश से नदी के ऊपर बना है, तो यह चिनाब नदी के ऊपर बना है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह स्थित है, तो यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह स्थापित किया जाने वाला है, तो यह महाराष्ट्र राज्य में स्थापित किया जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक तरफ रेलवे क्षेत्र दिया गया और उसका मुख्यालय दिया गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय आपका हाजीपुर में है। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद में है और पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर में है और उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद, अब इसका नाम क्या हो गया? प्रयागराज हो गया, यानी कि उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय आपका प्रयागराज में है। भारत के बड़ी बंदरगाहों में से डैश का नाम दीनदयाल पोर्ट के नाम से फिर से रखा गया है, तो यह कांडला पोर्ट है। इसका नाम क्या रखा गया है? दीनदयाल पोर्ट ये नाम कर दिया गया है। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग जो जबलपुर से होकर गुजरता है उसकी संख्या कितना है? तो NH-7 यानी कि NH-7 है वो भारत का सबसे लंबा राजमार्ग जो जबलपुर से होकर गुजरता था।
वह बंदरगाह जो समुद्र से 128 किलोमीटर की दूरी पर है, तो यह कोलकाता बंदरगाह है। राष्ट्रीय राजमार्ग एक जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग जो 1 है वह किससे किससे जोड़ता है? तो हल्दिया को इलाहाबाद से जोड़ता है। किसे? हल्दिया को इलाहाबाद से जोड़ता है। स्वर्णिम चतुर्भुज है। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? तो यह राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। एक बहुत बार एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनता है कि बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? तो यह एक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। भारत का 40% सड़क परिवहन होता है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग से होता है। पूर्व मध्य रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर में स्थित है। तो जो हाजीपुर है, यह कहाँ पे है? तो ये आपका बिहार में है। भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था, तो 1853 में हुआ था। कब हुआ था? 1853 में हुआ था। मार्मोगांव पतन स्थित है, यानी कि जो मार्मोगांव बंदरगाह है वह कहाँ पे स्थित है? तो यह गोवा में स्थित है। यहाँ पे गोवा गलती किया गया है। बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी होती है, तो आपका 5.5 फीट होती है। कितनी होती है? 5.5 फीट इसकी दूरी होती है। भारत में कुल सड़क लंबाई में राष्ट्रीय राजमार्गों का प्रतिशत कितना है? तो 2% है। ये भी घटते बढ़ते रहता है। नेक्स्ट लेसन कर रहा है कि 12वां लेसन क्या कर रहा है कि कृषि एवं पशुपालन। नदी में उगाई जाने वाली फसल कौन कौन सी है? तो आपका सिंगड़ा है, पोमल है और मखाना। ये सब नदी में उगाई जाती है, यानी कि पानी में उगाई जाती है। पोमोलॉजी अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो फलों का अध्ययन किया जाता है। मोटा अनाज को चमत्कारिक अनाज और भविष्य की फसल कहा जाता है। तो ये कौन कौन से मोटे अनाज है? तो प्रोटीन है, फाइबर, विटामिन और खनिज जैसे पोषक तत्वों से भरपूर, सूखा सहिष्णु, कम पानी और कीटनाशकों की आवश्यकता, पर्यावरण के अनुकूल, गेहूं और धान के मुकाबले कैल्शियम और आयरन की मात्रा अधिक है। जायद फसल कौन-कौन सी है? तो आपका मूंग, उड़द और तरबूज, ये सब जायद फसल है। भारत मोटा अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? तो यह राजस्थान है। यहाँ पे सबसे अधिक भारत का मोटा अनाज का उत्पादन किया जाता है। प्रणाली के पोषक इकाई मापन इकाई है। प्रणाली के पोषक इकाई मापन इकाई है, तो भूमि की वहन क्षमता। उड़ीसा का स्थानांतरणशील कृषि है, तो पोडू है। मध्य प्रदेश का लगभग प्रतिशत क्षेत्रफल कृषि योग्य है, तो लगभग 50% जो क्षेत्र है वह कृषि योग्य है। बूढ़ी गंडक एवं कोसी दोआब की मुख्य कृषि फसलें कौन कौन से है? तो आपका चावल, गेहूं, मक्का है। बूढ़ी गंडक और कोसी दोआब जो है, ये दोनों नदियों के दोआब जो है उसकी मुख्य कृषि फसलें कौन कौन सी है? तो चावल है, गेहूं है और मक्का है। भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो ये आपका गुजरात में सबसे अधिक कपास का उत्पादन किया जाता है। भारत में अधिकतम मात्रा में दूध उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है? तो यह उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक दूध का उत्पादन होता है। भारत में अधिकतर खाया जाने वाला खाद्यान्न कौन सा है? तो यह आपका चावल सबसे अधिक भारत के लोग खाते हैं। वर्जीनिया तंबाकू के उत्पादन में एकाधिकार प्राप्त है, तो आंध्र प्रदेश को प्राप्त है। किसका? आंध्र प्रदेश को प्राप्त है। भारत में जूट का सबसे अधिक उत्पादक प्रदेश है। भारत में जूट का सबसे अधिक उत्पादक प्रदेश कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक जूट का उत्पादन किया जाता है। भारत में चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। भारत का वह राज्य जो रबर के उत्पादन में अग्रणी है, तो जो केरल है, केरल में सबसे अधिक भारत का रबर का उत्पादन किया जाता है। भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है, तो जम्मू कश्मीर में केसर का उत्पादन किया जाता है। वह राज्य जहाँ कृषि भूमि 60% से कम है, यानी कि वह बिहार राज्य है जहाँ पे कृषि योग्य भूमि कितनी प्रतिशत है? तो यहाँ पे 60% से भी कम है। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन किया जाता है। भारत के 10 राज्यों में गन्ना सबसे अधिक या सबसे ज्यादा पैदा होता है, तो सबसे अधिक बिहार, उसके बाद उत्तर प्रदेश में। ये आपका करंट का क्वेश्चन है, ये भी आपका चेंज होते रहता है। द्वितीय हरित क्रांति का संबंध किससे होगा? तो जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से। भारत में जिन क्षेत्रों में शुष्क भूमि कृषि की जाती है उनमें वार्षिक वर्षा डैश से कम होती है, तो उनमें 75 सेंटीमीटर से कम में वर्षा होती है। भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है, तो जो चाय है उसका उत्पादन भारत अपनी आवश्यकता से अधिक करता है। कृषि में युग्म पैदावार का आशय क्या है? यानी कि युग्म पैदावार से मतलब क्या होता है? तो एक ही साथ दो फसल को उगाने से इसका मतलब होता है। भारत के चावल के कटोरा क्षेत्र का नाम है। चावल के कटोरा क्षेत्र नाम किसका है? तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र है, इसे चावल का कटोरा कहा जाता है। भारत का एक प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र है, तो दक्कन ट्रैप में भी कपास का उत्पादन किया जाता है। भदई, अगहनी एवं गर्मा कर्मा कृषि से संबंधित है, तो यह मक्का से है। भदई, अगहनी और गर्मा कृषि किससे संबंधित है? तो यह मक्का से संबंधित है। हरित क्रांति के कारण डैश के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई थी, तो जो गेहूं का उत्पादन है उसका बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था हरित क्रांति में। नेक्स्ट लेसन है मानव प्रजातियां। भरमौर जनजाति क्षेत्र स्थित है, यानी कि जो भरमौर है वो किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो हिमाचल प्रदेश में। तमिलनाडु की नीलगिरी एवं उटकमंड पहाड़ियों में निवास करने वाली जनजाति कौन है? तो आपका ये टोरा जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तरफ ये जनजातीय दिया गया है और दूसरी तरफ उसके राज्य दिए गए हैं। तो जो भोटिया जनजाति है ये किस राज्य में पाई जाती है? ये उत्तराखंड में पाई जाती है। उसके बाद है गुज्जर
गुज्जर जनजाति या किस राज्य में पाई जाती है? तो जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। डापरा जनजाति या अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति पाई जाती है तो गोवा में पाई जाती है। टोडा जनजाति निवास करती है, जो टोडा है वह तमिलनाडु में निवास करती है। भारत में द्रवियन प्रजाति मुख्यतः स्वकेंद्रित है, तो यह दक्षिण भारत में स्वकेंद्रित है। गद्दी लोग निवासी हैं, तो यह हिमाचल प्रदेश के निवासी है। कहाँ के? हिमाचल प्रदेश के। बोडो निवासी यानी कि जो बोडो जनजाति है वह कहाँ की निवासी है? तो यह गारो पहाड़ी के निवासी हैं। मणिपुर की मध्य घाटी में संकेंद्रित गैर अनुसूचित लोगों को क्या कहा जाता है? तो मैतेई कहा जाता है। और इसी के कारण हाल ही में बहुत ही विवाद में रहा था मणिपुर। सिद्धि जनजाति पाई जाती है, तो यह गुजरात में पाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट लेसन है विविध। भारत में शुष्क बिंदु बस्ती मिलती है, तो यह बाढ़ क्षेत्रों में मिलती है। भारत का स्थलाकृति मानचित्र संगठन द्वारा बनाया जाता है, तो यह भारतीय सर्वेक्षण के द्वारा बनाया जाता है। जब ये बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है और गहरे चैनल बनाता है, तो यह क्या कहलाता है? तो गली कटाव कहलाता है। भूस्खलन प्रवृत्ति यानी कि प्रोन क्षेत्र है, तो हिमालयी क्षेत्र, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, यह क्षेत्र जो किस प्रकार का है? तो यह भूस्खलन प्रवृत्ति का क्षेत्र है। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? तो यह जैसलमेर जो है वो भारत का सबसे शुष्क स्थान है। भारत में प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं, तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती हैं। गंगा नदी के तट पर स्थित शहर कौन सा है? तो यह प्रयागराज जो है यह गंगा नदी के तट पर स्थित है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में स्थित गंगा के मध्यवर्ती मैदान में जलोढ़ की औसत गहराई कितनी है? तो औसत गहराई इसका 1000 से लेकर 2000 मीटर तक होती है। नवीनतम अध्ययनों के अनुसार एशियन प्लेट से भारतीय प्लेट के टकराने का प्रथम बिंदु के रूप में पहचान किया गया है, तो मानसरोवर तिब्बत में किया गया है। कहाँ पे? मानसरोवर तिब्बत में किया गया है। एक द्वीप नहीं है, तो जो उड़ान है नवी मुंबई, यह द्वीप नहीं है। जुड़वा नगर के नाम से जाना जाता है, तो हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा नगर के नाम से जाना जाता है। एक परवाल द्वीप है, तो ये जो लक्षद्वीप है यह एक प्रकार का परवाल द्वीप है। वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? तो कृषि है। रांची शहर स्थित है, तो यह झारखंड में है। पारादीप अवस्थित है। पारादीप कहाँ पे अवस्थित है? तो यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। पारादीप बंदरगाह कहाँ पे है? तो यह उड़ीसा राज्य में है। भारत में सिलिकॉन घाटी का नाम दिया गया है, तो बेंगलोर को दिया गया है। किसका? बेंगलोर को नाम दिया गया है सिलिकॉन घाटी का। रामेश्वरम कहाँ पे स्थित है? तो रामेश्वरम जो है वह तमिलनाडु में स्थित है। चेरापूंजी अवस्थित है, तो यह मेघालय राज्य में अवस्थित है। चेरापूंजी कहाँ अवस्थित है? तो यह मेघालय राज्य में अवस्थित है। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में, और यह कहाँ पे है? तो यह महाराष्ट्र का अंग है। जो विदर्भ है यह किसका अंग है? तो यह महाराष्ट्र का, यानी कि इसका पुराना नाम है। अभी वर्तमान में इसका जब मैं पढ़ा जाता है तो इसका खंड किया जाता है। उसके बाद है सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो यह आपका गंगोत्री है। सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो गंगोत्री है। कंचनजंगा, रुंडन, गंगोत्री, केदारनाथ में। दक्षिण गंगोत्री स्थित है, तो यह अंटार्कटिका में स्थित है। यह क्या है? तो यह दक्षिण गंगोत्री यह अंटार्कटिका में स्थित है। और यह जो दक्षिणी गंगोत्री है, यहाँ पे वैज्ञानिकों के द्वारा अंटार्कटिका में शोध किया जाता है। क्या किया जाता है? शोध किया जाता है। जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग ये विश्व का भूगोल, यानी कि पहला वीडियो हम लोग का भारत का भूगोल का अध्ययन करेंगे, और आज की वीडियो में हम लोग विश्व का भूगोल का अध्ययन करेंगे लोग, जिसमें सबसे पहला चैप्टर है ब्रह्मांड एवं सौरमंडल। तो चंद्रमा के सदृश ग्रह कौन है? तो यह बुध ग्रह है। पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है, तो अवसौर के समय में होती है। वायुमंडलीय अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करती है, तो दीर्घ पार्थिव विकिरण तरंगों से। सूर्य और पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो 93 मिलियन मील है। कितनी है? 93 मिलियन मील है। सूर्य क्या है? तो यह एक पीला तारा है। क्या है? यह एक पीला तारा है। बृहद ग्रह नहीं है, तो जो मंगल है यह बृहद ग्रह के अंतर्गत शामिल है, यानी कि आंतरिक ग्रह के अंतर्गत शामिल नहीं है। उसके बाद है हमारे अंतरिक्ष में तारामंडल की संख्या कितनी है? वो 88 भी रहता है किसी किसी बुक में, लेकिन किसी किसी बुक में 89 भी रहता है। तो ये क्वेश्चन आप ऑप्शन के हिसाब से टिक कर सकते हैं। सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? तो यह सूर्य होता है। पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में डैश से तत्वों की प्रचुरता होती है, तो नीफे के निर्माण में किससे तत्वों की प्रचुरता होती है? तो निकेल एवं फेरस की। आप ऐसे इसके निकाल सकते हैं। नीफे ऐसे हो गया, अतः आपका यानी कि Ni से हो गया निकेल, और Fe से हो गया फेरस हो गया। सीरस एक बौना ग्रह है जो मौजूद है, तो मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच यह जो बौना ग्रह है यह स्थित है। वह ग्रह जिसका घनत्व सबसे कम है, तो वह कौन सा है? शनि ग्रह का घनत्व सबसे कम होता है। ब्लू मून का तात्पर्य क्या है?
ब्लू मून का तात्पर्य क्या है? तो पूनम का चांद या पूर्णिमा, पूर्णिमा को ही ब्लू मून कहा जाता है। एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर 100 न्यूटन आता है, तो इसका भार चंद्रमा की सतह पर मापने पर कितना होगा? तो 16.7 न्यूटन हो जाएगा। सौरमंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है? तो यह शुक्र ग्रह है। सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है? तो यानी कि सूर्य से सबसे नजदीक के ग्रह कौन सा है? तो आपका बुध हो जाएगा। सूर्य की किरणें दोपहर की तुलना में प्रातः काल कम गर्म होती है, क्योंकि दोपहर की तुलना में प्रातः काल की किरणें ज्यादा लंबा सफर तय करती हैं। सौरमंडल की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो कॉपरनिकस के द्वारा सौरमंडल की खोज की गई थी। सौर विकिरण डैश से परास में दिखता है, तो यह 400 से लेकर 780 नैनोमीटर में सौर विकिरण दिखता है। सौरमंडल का भाग नहीं है, तो जो निहारिका यह सौरमंडल का भाग नहीं है। सूर्य ग्रहण तब होता है जब ये चंद्रमा बीच में हो। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब ये चंद्रमा बीच में हो, यानी कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में कौन आ जाता है? तो चंद्रमा आ जाता है, तभी सूर्य ग्रहण लगता है। सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त, यानी कि सोलर एनर्जी किससे प्राप्त होती है? तो सूर्य से प्राप्त होती है। सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय कितना है? तो 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है वह कौन सा है? तो ये आपका बुध ग्रह है। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो यह शुक्र ग्रह जो है वह सौरमंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह है। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग कितने समय लगते हैं? तो लगभग 365.25 दिन लगते हैं। जिसे तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं, वह कौन सा तारा है? तो यह सप्तऋषि तारा है। निकोलस कॉपरनिकस प्रसिद्ध है, तो यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ना कि पृथ्वी के। डैश से मध्य की औसत दूरी एक खगोलीय इकाई है। तो पृथ्वी और सूर्य के जो बीच की दूरी होती है इसे खगोलीय इकाई कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है। जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है वह किससे गुजरती है? तो 180 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा के अनुसार गुजरती है। सूर्य की परिक्रमा में सबसे कम समय किसका लगता है? तो यह पृथ्वी का लगता है। पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि सूर्य की परिक्रमा में सबसे कम समय, यानी कि ऑप्शन में आपका पृथ्वी होगा, बाकी उसका दूसरा ग्रह होता है। उसके बाद है कि आपका देखते हैं लोग कि पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक है, तो आप ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के बाद कौन सा है? तो ऑक्सीजन के बाद एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम के बाद लौह है। लौह के बाद सिलिकॉन है। नेक्स्ट लेसन है अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। विषुवत वृत्तीय व्यास से ध्रुवीय व्यास से अधिक है, तो कितना किलोमीटर अधिक है? तो आपका ये 43 किलोमीटर अधिक है। कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो यह उड़ीसा से नहीं गुजरती है। कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है, तो मालवा का पठार जो है इससे सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित होता है। गुरु पर एक डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी होती है? तो खींची गई अक्षांश रेखाएं 181 होती है। कितनी होती है? 181 होती है। यहाँ पे एक और ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे 179 भी देखने को मिलता है, क्योंकि जो 90 डिग्री की रेखा होती है उसे बिंदु में काउंट कर लिया जाता है, इसलिए 100 आपका 79 होती है। चंद्र ग्रहण होता है कब होता है? तो पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। जो पृथ्वी है वह सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, तो उसे चंद्र ग्रहण कहा जाता है। ध्रुव पर किसी वस्तु का भार भूमध्य रेखा की तुलना में अधिक होता है। ऐसा क्यों? कि पृथ्वी की आकृति की वजह से ऐसा होता है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को होता है। कब होता है? 22 दिसंबर को। यदि ग्रीनविच प्रधान मध्याह्न रेखा पर समय 12 बजे, यानी कि 12 बजे दोपहर का है, तो 30 डिग्री दक्षिण पूर्वी देशांतर रेखा पर अवस्थित स्थान पर समय कितना होगा? तो आपका 2 बजेगा। कितना होगा? 2 बजेगा। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींचा जाता है, तो प्रशांत महासागर से होकर खींचा जाता है कि उसके बाद नेक्स्ट लेसन विश्व के महाद्वीप देश राजधानी एवं सीमाएं। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी कहाँ पे? तो आपका यह केप टाउन में है। दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियां हैं। आपका एक व्यापारिक राजधानी है, उसके बाद राजनीतिक राजधानी है। तो आप ऑप्शन के हिसाब से सेट करेंगे कि दक्षिण अफ्रीका की मेन राजधानी कहाँ पे? तो आपका केप टाउन है। पेंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को कहते हैं, तो गोंडवाना लैंड कहते हैं। आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप स्थित है, तो यह उत्तरी और दक्षिण ध्रुव के निकट स्थित है। आर्कटिक क्षेत्र आपका उत्तरी और अंटार्कटिका ये दक्षिण ध्रुव के निकट स्थित है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे विशाल महाद्वीप कौन सा है? तो ये एशिया जो है ये क्षेत्रफल के अनुसार यानी कि सबसे बड़ा महाद्वीप है। वे देश जिसकी पर्वतीय सीमा सबसे लंबी है, तो चिली और अर्जेंटीना की जो पर्वतीय सीमा है वह सबसे लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृत सागर के साथ भूमि सीमा बनाने वाले कौन से देश हैं? यानी कि मृत सागर से कौन कौन से देश सटे हुए हैं? तो आपका ये जॉर्डन है, इजराइल है और फिलिस्तीन है। वह नदी जो भारत से निकलकर पाकिस्तान में जाती है, तो जो सतलुज नदी ये भारत से निकलकर पाकिस्तान में जाती है। अफगानिस्तान डैश देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रखता है, तो यह पाकिस्तान जो है अफगानिस्तान के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। वह महाद्वीप जिसमें सबसे अधिक देश हैं, तो अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं।
भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो होन्शु द्वीप है। डेनमार्क के अधीन एक स्वायत्त घटक देश है तो ग्रीनलैंड है, यानी कि ग्रीनलैंड पर किसका कब्जा है? तो ये आपका डेनमार्क का। उसके बाद है भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो ये जापान है। सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला देश कौन सा है? तो ये आपका चिली है। एक स्थल रुद्ध देश कौन सा है? तो हंगरी है। उसमें आपका बेल्जियम भी आ जाएगा, हंगरी, रोमानिया, यूक्रेन, ये सब क्या है? तो लैंडलॉक की कंट्री है। उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इजराइल की उभयनिष्ठ सीमाएं, यानी कि इजराइल की जो देश है उसकी सीमा किस किस देश के साथ लगती है? तो लेबनान के साथ, सीरिया, जॉर्डन एवं मिस्र के साथ इसकी सीमा साझा होती है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप ये कौन सा है? तो वैसे तो आपका एशिया होता है, लेकिन यहाँ पे एशिया ऑप्शन में नहीं दिया गया होगा, इसलिए यहाँ पे अफ्रीका, उसके बाद यूरोप के बाद अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ये सब क्या है? तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसलिए ऑनलाइन पढ़ने में यही दिक्कत होता है, क्योंकि उसमें व्याख्या नहीं दिया रहता और समझ में भी नहीं आता कि ऑप्शन में क्या दिया है। तो अगला लेसन है कि चौथा लेसन का क्या कौन सा लेसन है कि भूगर्भी के इतिहास एवं शैलतंत्र। अगला लेसन का नाम क्या है? भूगर्भी के इतिहास एवं शैलतंत्र। एक कायांतरित चट्टान नहीं है। कायांतरित चट्टान कौन सा नहीं है? तो ये डोलोमाइट जो है या कायांतरित चट्टान नहीं है। खनिज में चट्टान के स्तर में जमा होता है, तो ये आपका अवसादी चट्टान और रूपांतरी चट्टान। पृथ्वी की प्रॉपर्टी या भू-प्रॉपर्टी में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन से तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन पाया जाता है। पृथ्वी के क्रोड में सर्वाधिक पाए जाने वाले तत्व कौन से हैं? तो ये आपका निकल और फेरस पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की आयु का निर्धारण किया जाता है, तो यूरेनियम डेटिंग के द्वारा इसका निर्धारण किया जाता है। वलन क्रिया यानी कि फोल्डिंग परिणाम है, तो यह पर्वत निर्माणकारी बल का इसके कारण वलन क्रिया होती है। विवर्तनिक एक क्रिया से अलग हुए हैं, तो यह महाद्वीप अलग हुए हैं। सौर प्राचीन सेल समूह की आयु आंकी जाती है, तो यूरेनियम लेड विधि से द्वारा इसकी आयु आंकी जाती है। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान कौन सा है? तो यह उत्तरी ध्रुव है। कौन सा? उत्तरी ध्रुव। उसके बाद अगला लेसन है पर्वत पठार तथा मरुस्थल। तेहरान किस पर्वत पर स्थित है? तेहरान जो है किस पर्वत पर स्थित है? यह अल्ब्रुज पर्वत पर स्थित है। न्यून हिम रेखा है, तो यह आल्प्स क्षेत्र का। युवा वलित पर्वत नहीं है, तो अरावली और अल्पेशियन पर्वत या युवा वलित पर्वत नहीं है। सेल जिनमें जीवाश्म पाए जाते हैं वे औषधि सेल है। कौन सा सेल है? औषधि सेलों में जीवाश्म पाए जाते हैं। सहारा रेगिस्तान ये गर्म प्रकार का, यानी कि जो यह रेगिस्तान है यह गर्म है। पर्वत शिखर पर मिलने वाली चट्टान सतह कहलाती है, तो फेल्सेनमीर कहलाती है। क्या कहलाती है? फेल्सेनमीर कहलाती है। भूटान की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो कूला कंगारी है। कौन है? कूला कंगारी। विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान कौन सा है? तो अटाकामा रेगिस्तान है। विश्व की छत कहा जाता है, तो पामीर पठार को कहा जाता है। पामीर की जो पठार है उसे विश्व की छत कहा जाता है। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल स्थित है, तो यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहाँ पे? यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। पेनाइन जो यूरोप में है, अल्पेशियन अमेरिका में है और अरावली भारत में है। ये किसके उदाहरण है? तो पुरानी पर्वत श्रृंखला के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? पुरानी पर्वत श्रृंखला के उदाहरण है। तकला मकान मरुस्थल डैश देश में स्थित है, तो यह चीन और मंगोलिया दोनों में स्थित है। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है, तो यह अल्पस जो है यह यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। 64,000 किलोमीटर लंबाई। कितना? 64,000 किलोमीटर लंबाई, 2,000 किलोमीटर से 2400 किलोमीटर चौड़ाई वाला एक कटक उत्तरी एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय द्रोणियों के मध्य से गुजरता हुआ हिंद महासागर द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका के बीच से दक्षिण प्रशांत महासागरीय द्रोणी में प्रवेश करता है। यह कटक किस कटक के बारे में कहा गया है? तो मध्य सागरीय कटक के बारे में यह कथन कहा गया है। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां डैश प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है, तो नवीन मोर्टार पर्वत में पाई जाती है। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो यह एंडीज पर्वत श्रृंखला है। गोबी मरुस्थल है, यह चीन में है। कहाँ पे? यह का चीन में है। रेगिस्तानी क्षेत्र में मशरूम सेल का निर्माण उदाहरण है, यह अपघर्षण भूक्षरण का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? अपघर्षण भूक्षरण का उदाहरण है। पृथ्वी की छत स्थित है, तो यह तिब्बती पठार, यानी कि तिब्बत के पठार में पृथ्वी की छत स्थित है, उसे ही पृथ्वी की छत कहा जाता है। पामीर का पठार या तिब्बत का पठार। उसके बाद ये नेक्स्ट लेसन है ज्वालामुखी एवं भूकंप। नेक्स्ट लेसन का नाम क्या है? ज्वालामुखी एवं भूकंप। एक भूकंप गंभीर और विध्वंसकारी है, तो यह प्लूटोनिक जो भूकंप होता है यह गंभीर एवं विध्वंसकारी होता है। रिक्टर स्केल मापक का पैमाना है, तो यह भूकंप का पैमाना है। भूकंप की गहनता नापने हेतु उपयोग में लाया जाता है, तो मरकली पैमाना को लाया जाता है। किससे पैमाना को लाया जाता है? तो मरकली पैमाना को लाया जाता है। भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। भूकंप की तीव्रता का मापन किससे किया जाता है? मशीन द्वारा, यानी कि सिस्मोग्राफ से किया जाता है। टफ है वह संबंधित है किससे? या ज्वालामुखी राख से संबंधित है। माउंट इटना क्या है? तो यह एक प्रकार की ज्वालामुखी है।
मोनालोवा उदाहरण है तो यह सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। अग्निवृत्त को इस संदर्भ में भी जाना जाता है, यह सक्रिय ज्वालामुखी है। अग्निवृत्त जो है इसे किस संदर्भ में जाना जाता है तो ये एक प्रकार का सक्रिय ज्वालामुखी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपवाह एवं नदियों के किनारे स्थित नगर। ताउपो झील स्थित है। ताउपो झील कहाँ पे स्थित है तो यह न्यूजीलैंड में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियां कौन कौन सी है तो मरे एवं डार्लिंग जो है यह ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदी है। एक नदी जो प्रशांत महासागर की ओर बहती है तो यह जो अमूर नदी है यह प्रशांत महासागर की ओर बहती है। प्रसिद्ध नील नदी संबंधित है तो यह इजिप्ट यानी कि मिस्र से संबंधित है। मिस्र को ही इंग्लिश में इजिप्ट कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है तो यह अमेजन नदी है। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है तो अमेजन नदी है। विश्व की अधिकतम संभाव्य जल शक्ति वाले कतिपय नदी बेसिन कौन कौन से तो कांगो है, कोलंबिया है और यांगटीसी है। ग्रैंड कैनियन क्या है तो यह एक गड्ढा है यानी कि यह एक गॉर्ज है। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है तो गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा निर्मित किया जाता है। सिंध नदी डैश से नगर से होकर गुजरती है तो यह पेरिस से होकर गुजरती है, यानी कि ऐसे भी क्वेश्चन बनता है कि जो पेरिस है किस नदी के किनारे स्थित है या सिंध नदी के किनारे स्थित है। थार मरुस्थल की सिंचाई करने वाली इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थान कहाँ पे तो हरीके बैराज से इसका उद्गम होता है। अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित होती है तो यह नील नदी है। जो नील नदी है यह अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित होती है। पनामा नहर द्वारा जुड़े हुए महानगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पनामा नहर द्वारा जुड़े हुए महानगर कौन कौन से हैं? तो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर। मिसिसिपी डेल्टा उदाहरण है तो यह उंगलित या पंचक है। बर्ड फुट डेल्टा का उदाहरण ये क्या है तो ये डेल्टा के प्रकार हैं। बारहमासी नदियों में जल आता है तो बर्फ के पिघलने से, यानी कि जो सालों भर नदियां बहती हैं उसमें पानी कहाँ से आता है तो बर्फ के पिघलने से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महासागर या महासागरीय जलधाराएं। गर्म जलधाराएं कौन कौन से हैं? तो अलास्का की जलधारा है, मोजाम्बिक की धारा और एंटिलिस की, ये सब क्या है तो गर्म जलधारा है। सरगेसो सागर एक हिस्सा है तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। हिंद महासागर की प्रमुख जलधारा कौन कौन सी है तो मोजाम्बिक के जलधारा है और यह किस प्रकार के तो यह गर्म गर्म धारा है। अड्डू अड्डू जो है अड्डू प्रवाल डैश से महासागर में स्थित है तो यह भारतीय महासागर में स्थित है। वह सागर जिसमें औसत लवणता सर्वाधिक है तो मृत सागर में। सागरीय लवणता की मुख्य स्रोत क्या है तो भूमि है। सागरीय लवणता की मुख्य स्रोत क्या है, यानी कि इसी के भूमि के कारण ही सागर लवणीय हो जाते हैं। अरब सागर के पानी का औसतन खारा पर कितना है तो 35 पीपीटी है। कितना है 35 पीपीटी अरब सागर का खारापन है। महासागर में ऊंची जल तरंगें उठती हैं चंद्रमा के कारण, यानी कि इसे ही आपका ज्वारभाटा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गल्फ स्ट्रीम क्या है तो यह एक महासागरीय धारा है। गल्फ स्ट्रीम क्या है तो यह एक प्रकार की महासागरीय धारा है। पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग 2/3 भाग जो है वह पानी से ढका हुआ है। नामीबिया तट के साथ बहने वाली ठंडी जलधारा का नाम क्या है तो बेंगोला की धारा है। नेक्स्ट लेसन है जल संज्ञा एवं महासागरीय गति। पनामा नहर जोड़ती है कि अटलांटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ती है। वह महासागर जिसमें सुंडा खाई स्थित है तो हिंद महासागर में सुंडा की खाई स्थित है। हिंद महासागर और लाल सागर को डैश से जल संधि जोड़ती है तो बाब अल मंदेब जो जल संधि है हिंद महासागर और लाल सागर को आपस में ही जोड़ती है। 90 ईस्ट रीज स्थित है तो हिंद महासागर में स्थित है। 90 ईस्ट रीज कहाँ पे स्थित है तो हिंद महासागर में। मलक्का जल संधि या जल संयोजक में आने जाने की सुविधा है तो हिंद महासागर से चीन सागर तक। पनामा नहर जोड़ता है। जो पनामा नहर है किस किस को जोड़ता है तो प्रशांत महासागर एवं अंध महासागर को यह जोड़ता है। स्वेज नहर जोड़ती है तो भूमध्य सागर को लाल सागर से स्वेज नहर जोड़ती है। यूरोप के रूर प्रदेश का एक प्रमुख उद्यम है तो औद्योगिक उद्यम। नेक्स्ट लेसन है खाड़ी एवं द्वीपें। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है तो न्यू गिनी द्वीप है। जावा एवं सुमात्रा द्वीप के समानांतर स्थित है तो सुंडा ट्रेंच स्थित है। वह देश जहाँ सबसे अधिक संख्या में द्वीप है तो इंडोनेशिया में सबसे अधिक संख्या में द्वीप पाए जाते हैं। वह महासागरीय भाग जिसमें रॉक के ऑफ पॉलिनेशिया स्थित है तो यह दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है। वह द्वीप जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है तो जो बोर्नियो है यह सबसे बड़ा। उसके बाद है ग्रेट ब्रिटेन, मेडागास्कर, सुमात्रा, यो बोर्नियो, ये सब क्या है सॉरी वह द्वीप जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है तो आपका ऑप्शन के हिसाब से बोर्नियो हो जाएगा। उसके बाद ग्रेट ब्रिटेन, मेडागास्कर, सुमात्रा, यो बोर्नियो में। फिजी द्वीप अवस्थित है। जो फिजी द्वीप है यह कहाँ पे स्थित है तो यह आपका प्रशांत महासागर में स्थित है। कहाँ पे यह प्रशांत महासागर में स्थित है। उष्णकटिबंधीय नेक्स्ट लेसन है वायुमंडल का संगठन। उष्णकटिबंधीय वर्षावन भारत में पाए जाते हैं तो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में पाए जाते हैं। कहाँ पे उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में पाए जाते हैं। क्षोभ मंडल के बारे में सत्य कथन कौन सा है तो इसकी औसत ऊंचाई लगभग 13 किलोमीटर है। क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है तो 13 किलोमीटर है। पृथ्वी के वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है तो यह नाइट्रोजन है। कितनी प्रतिशत पाई जाती है तो आपका 78% पाई जाती है। ओजोन परत पाई जाती है तो समताप मंडल में। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है तो समताप मंडल में। ओजोन परत बताता है
तो पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर एवं वायुमंडल की परतें पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को पाते हैं। पृथ्वी के चारों ओर गैसों को समूह को क्या कहा जाता है? तो वायुमंडल कहा जाता है। नेक्स्ट लेसन है वायु दाब, आर्द्रता एवं पवन संचार तथा चक्रवातें। गरजने वाली चालीसा, क्रुद्ध पचासा, चीखने वाली साटा पौने पृथ्वी की डैश से गोलार्ध में चलती है, तो यह दक्षिणी गोलार्ध में चलती है। एक प्रभावी कोरियोलिस बल होता है, तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण कोरियोलिस बल उत्पन्न होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिरोको उष्ण आर्द्र हवाएं बहती हैं, तो जो सिरोको पौने हैं यह सहारा मरुस्थल में बहती है। आईटीसीजेड से अभिप्राय क्या है? तो अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। साफ रात मेघी रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, तो विकिरण के कारण यह ठंडी होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की सही सुमेल करना है। एक तरफ आपका क्षेत्र दिया गया और उसके संबंधित क्षेत्र दिया गया है। तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र है वह जाड़ी की वर्षा से संबंधित है। भूमध्य क्षेत्र गरज के साथ वर्षा मध्याह्न में होता है। मानसूनी क्षेत्र में गर्मी की वर्षा से संबंधित है। मरुस्थलीय क्षेत्र वह 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा मरुस्थलीय क्षेत्र में होती है, इसलिए इसे मरुस्थल कहा जाता है। टॉर्नेडो पृथ्वी की एक भयंकर आंधी है जो मुख्यतः उठी है, तो यह अमेरिका में उठी है। कहाँ पे? अमेरिका में उठी है। उसके बाद अगला लेसन है जलवायु एवं घास के मैदान। अगला लेसन का नाम क्या है? जलवायु एवं घास के मैदान। छितरे हुए वृक्षों वाले घास के मैदान कहलाते हैं, तो यह सवाना कहलाता है। भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिमी भाग की ओर चलता या चलती है, तो पश्चिमी विक्षोभ चलती है। जियोग या बायोम बायोम चैपेले चैपेरेल के रूप में जाना जाता है, तो भूमध्य सागरीय झाड़ी वन को जाना जाता है। भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र में आते हैं, तो मध्य चिली, केप टाउन तथा एडिलेड जाने जाते हैं। दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का नाम है दक्षिण अमेरिका, तो यहाँ का जो घास का मैदान इसे पम्पास से कहा जाता है। अत्यधिक गर्म कौन सा है? तो ये आपका सहारा मरुस्थल हो जाएगा अत्यधिक गर्म। अत्यधिक ठंडा अंटार्कटिका होता है। अत्यधिक वर्षा चेरापूंजी में होती है। अत्यधिक सूखा या चिली में है। अत्यधिक सूखा कहाँ पे है? ये आपका चिली में है। ब्राजील के पठार के पास के मैदानों को क्या कहते हैं? तो कंपोज कहते हैं। नेक्स्ट लेसन है वन एवं मृदा। टैगा की कोरधारी वन प्रदेशों में विकसित होने वाली मुख्य मृदा कौन सी है? तो पॉडजोल है। एस्टेलेक्टाइड एवं एस्टेलेग्माइट स्थलाकृति बनती है, तो बर्फ द्वारा यह स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। सबसे अधिक लेटराइट मिट्टी है। सबसे अधिक लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो यह आपका मेघालय में पाई जाते हैं। कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं, तो तमिलनाडु में। कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं, तो तमिलनाडु में। मिट्टी का निर्माण होता है, तो अपक्षय के कारण। मृदा संचरण वह प्रक्रम है जिसमें मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। उसके बाद ही अगला लेसन है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है। ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत कौन नहीं है? तो यह पवन ऊर्जा जो है यह ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है। बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक है, तो यह ऑस्ट्रेलिया में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल प्रदेश से संबंधित है, तो उत्तर पूर्वी भाग से संबंधित है। तेल के कोष से सबसे ज्यादा कहाँ पे? तो वेनेजुएला में सबसे अधिक तेल पाए जाते हैं। विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो चीन में सबसे अधिक कोयला का उत्पादन किया जाता है। विश्व के विशालतम स्वर्ण क्षेत्र यानी कि सोने क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका की डैश पर्वत श्रेणियों में अवस्थित है, तो विटे वाटसरलैंड में सबसे अधिक स्वर्ण क्षेत्र पाए जाते हैं। वह खनिज जिसके द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है, तो हेमेटाइट के द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है। जोहान्सबर्ग विख्यात है, तो जो जोहान्सबर्ग है वह स्वर्ण खनन यानी कि सोने के खनन हेतु यह विख्यात है। कोयले का सामान्य प्रकार कौन सा है? तो यह बिटुमिनस है। नेक्स्ट लेसन है मानव प्रजातियां। जीवाश्म के आधार पर मानव उत्पत्ति केंद्र है, तो अफ्रीका के रिफ्टी घाटी में सबसे पहले आपका मानव उत्पत्ति का केंद्र माना जाता है। ओजोन ओथिरी के बारे में सत्य है, यह उच्च तरंग दैर्घ्य की विकिरणों का अवशोषित करती है। अंधी आदिवासी बस्तियां जानी जाती है, तो अनौपचारिक की बस्ती के रूप में जाने जाते हैं। बुशमैन का निवास क्षेत्र है, तो यह कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन जनजाति पाई जाती है। कराल एक प्रकार की निर्मित संरचना है, तो दक्षिण अफ्रीका की। कराल किस क्षेत्र की निर्मित संरचना है? तो यह दक्षिण अफ्रीका के। अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी डैश नदी घाटी में पाई जाती है, तो यह कांगो नदी घाटी में पिग्मी पाई जाती है। एस्किमो निवासी कहाँ के? तो यह कनाडा के निवासी है। इराक का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है, तो यह कुर्द है। निग्रेटो प्रजाति का है यानी कि सेमांग समुदाय का। जो निग्रेटो प्रजाति है वो किसका समुदाय है? तो सेमांग समुदाय का। उसके बाद नेक्स्ट लेसन है परिवहन। भारत में विदेशी सीटवे बंदरगाह को संचालित करने का अधिकार हासिल किया है, तो म्यांमार में। जोजिला दर्रा लद्दाख के कारगिल जिले में स्थित एक ऊंचे पर्वतीय दर्रा है जो जोड़ता है, तो यह श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। जो जोजिला दर्रा है यह किससे जोड़ता है? तो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। उसके बाद सही सुमेल करना है कि एक तरफ रेल मार्ग दिया गया है, उसके बाद रेल मार्ग दिया गया है, तो पहला रेल मार्ग क्या है? यूरोपीय ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग। या किससे जोड़ता है? तो पेरिस से वार्सा के बीच को जोड़ता है। ट्रांस इंडियन रेल मार्ग या ब्यूनस आयर्स से वालपरेजो को जोड़ता है। उसके बाद तीसरा ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग या लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक को जोड़ता है। ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग या पेरिस से इस्तांबुल को जोड़ता है।
उसके बाद ये नेक्स्ट लेसन है कृषि एवं पशुपालन। अगला लेसन का नाम क्या है? कृषि एवं पशुपालन। 2020 में 2020 में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक कौन था? तो यह चीन था। विश्व में का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो ईरान में सबसे अधिक केसर का उत्पादन किया जाता है। यह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो चीन में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादन किया जाता है। विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है, तो सेंटोस बंदरगाह को कहवा पतन के नाम से जाना जाता है। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल है तो मूंगफली है। दुग्ध उद्योग का प्रमुख उद्योग कौन सा है? तो डेनमार्क का। विश्व में आधे से अधिक कहवा का उत्पादन कहाँ पे होता है? तो यह ब्राजील में होता है। विश्व में आधे से अधिक कहवा का उत्पादन कहाँ पे होता है? तो ये ब्राजील में होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन विविध भौगोलिक के क्षेत्रफल के अनुसार भारत की भौतिक यानी कि फिजियोग्राफिक इकाइयों का आरोही क्रम इस प्रकार है। तो केंद्रीय उच्च भाग, उसके बाद महामैदान, उसके बाद तटीय मैदान, उसके बाद उत्तरी पर्वत। निछालन प्रक्रिया संबंधित है तो भारी वर्षा क्षेत्र से, खनिज और मिट्टी से और पौधों की जड़ों से। बलूचिस्तान में चलवासी का तंबू कहलाता है तो कीजिसी कहलाता है। जीवाश्म के आधार पर मानव का उत्पत्ति केंद्र किसे माना जाता है? तो अफ्रीका की रिफ्ट घाटी को माना जाता है। भ्रंश एस्कार्प होता है तो विवर्तनिक होता है। भ्रंश जो एस्कार्प होता है वह किस प्रकार का होता है? तो विवर्तनिक होता है। मरुद्भिद वन पाए जाते हैं। जो मरुद्भिद वन होते हैं वह कहाँ पे पाए जाते हैं? तो मरुस्थलीय वन में पाए जाते हैं। उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात दो झीलों के बीच स्थित है। तो ओंटारियो झील और ईरी झील के बीच यह जलप्रपात स्थित है। दुनिया के कुल बड़े बांधों की संख्या का लगभग आधा हिस्सा चीन में है। रेनबो रेनबो कोalition रेनबो कोalition संबंधित है तो यह ब्राजील, भारत तथा दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है। ग्रेट बैरियर रीफ के समीप स्थित है तो यह ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट बैरियर रीफ यानी कि यह कहाँ पे पाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में। दक्षिण गंगोत्री स्थित है तो यह अंटार्कटिका में स्थित है। हमें विश्व की 2/3 जनसंख्या का मधुमक्खी छत्ते की भांति संकेंद्रण देखने को मिलता है। तो दक्षिण एवं पूर्व एशिया में यह देखने को मिलता है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। यह आपका 2011 की जनगणना के हिसाब से चीन है। अगर वर्तमान की बात किया जाए तो आपका भारत हो गया है, लेकिन अभी जनगणना नहीं हुआ है, वह सिर्फ वर्ल्ड बैंक के अनुसार बताया गया है। एस्पेरांटो है क्या है? तो यह विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई यह एक कृत्रिम भाषा है। स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली प्रधान भाषाएं कौन कौन सी है? तो जर्मन है, फ्रेंच है और इटालियन है। ये तीनों भाषाएं कहाँ पे बोली जाती है? तो आपका स्विट्जरलैंड में बोली जाती है। विश्व का वह देश जो मुलायम लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है तो यह कनाडा है। पृथ्वी के गुलाब का 70% से अधिक भाग गिरा हुआ है तो यह जल से घिरा हुआ है। इस प्रकार हम लोग का भूगोल का सेक्शन समाप्त होता है और इसके बाद नेक्स्ट से सब्जेक्ट कवर करेंगे लोग। जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग यानी कि ज्योग्राफी सेक्शन हम लोग का समाप्त हो गया और यह जो जनसंख्या नगरीकरण है ये भी आपका ज्योग्राफी का ही सेक्शन है। तो हम सोचे कि इसको भी ज्योग्राफी में ही ऐड कर देते हैं, इसका वीडियो अलग से नहीं बनाया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं लोग। ये जनसंख्या नगरीकरण, जिससे पहला क्वेश्चन कर रहा है कि CAA, इसे आप इंग्लिश में देखेंगे तब समझ में आएगा। CAA के अंतर्गत नागरिकता प्रक्रिया के लिए आवेदन और निष्पादन किया जाएगा। तो किसके द्वारा किया जाएगा? तो आपका जनगणना विभाग द्वारा आवेदन और निष्पादन किया जाएगा। भारत के उत्तर पूर्वी राज्य में जनजातीय जनसंख्या की अधिकतम संकेंद्रण है तो यह मिजोरम है। कहाँ पे? मिजोरम में। जनसंख्या में परिवर्तन के 3 मुख्य कारक कौन कौन से होते हैं? तो आपका जन्म होता है, मृत्यु होता है और प्रवास होता है। जनसंख्या घटने से मानव भूमि अनुपात में क्या होता है? तो मानव भूमि अनुपात बढ़ता है। जनसंख्या घटने से क्या होता है? तो मानव भूमि अनुपात बढ़ती है। जनसंख्या घट जाएगी यदि जन्म दर कम हो एवं मृत्यु दर अधिक हो। जनसंख्या कम घट जाएगी कि अगर जन्म कम हो रहा है और मृत्यु अधिक हो रहा है तब जनसंख्या घट जाएगी। 1901 से 1931 के मध्य भारत में मंद एवं ऋणात्मक नगरीकरण के मुख्य कारण क्या रहे थे? तो अकाल एवं महामारी रहा था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों का सही क्रम क्या है? तो सबसे अधिक इसमें आपका उत्तर प्रदेश का है, उसके बाद महाराष्ट्र है और तीसरे स्थान पे आपका बिहार का है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के सर्वाधिक साक्षरता वाले केंद्र शासित राज्यों का सही क्रम, यहाँ पे आपका केंद्र शासित पूछ रहा है तो आपका सबसे अधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन हो जाएगा? तो लक्षद्वीप, उसके बाद दमन और दीव तथा चंडीगढ़। और राज्यों में कौन सा हो जाएगा? तो केरल हो जाएगा। 2001 से 2011 की दशक में भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर रही है तो 17.70% यह रही है। भारतीय जनसंख्या की एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, यहाँ पे विशेषता नहीं दिया गया है। उसके बाद है सही सुमेल करना है। अगला क्वेश्चन है कि एक तरफ राज्य दिया गया है और दूसरी तरफ उस राज्य के लिंग अनुपात दिया गया है। लिंग अनुपात क्या होता है कि 1000 औरतों पे यानी कि 1000 महिलाओं पे पुरुषों की संख्या कितनी होती है?
तो हरियाणा की बात करें, सॉरी 1000 पुरुषों महिलाओं की नहीं होता है, 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या कितनी होती है? तो सबसे कम में लिंगानुपात किसका है? तो आपका हरियाणा में है, कितना है? 879 है। जम्मू कश्मीर में 889 है। सिक्किम राज्य का आपका लिंगानुपात कितना है? 890 है। और वहीं उत्तर प्रदेश का कितना है? तो 912 है। यानी कि अगर उत्तर प्रदेश में 1000 पुरुष हैं तो उसमें महिलाएं कितनी होंगी? आपका 912 हो जाएंगी। भारत का वह प्रदेश जहां अनुसूचित जाति जनसंख्या कुल जनसंख्या की 25% से अधिक है, वह पंजाब और हिमाचल प्रदेश है। उत्तर पूर्वी भारत में वह राज्य जहां 2011 में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या पाई गई, यह असम में पाई गए थे। वह देश जिसकी जनसंख्या के 2019 और 2050 के मध्य 2.2% सिकुड़ने का अनुमान है। वह देश जिसकी जनसंख्या के 2019 और 2050 के मध्य 2.2% सिकुड़ने यानी कि कम होने का अनुमान है, तो वह चीन की जनसंख्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के डैश राज्यों के आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है, तो यह मिजोरम राज्य का है। 2011 की जनगणना के अनुसार डैश धार्मिक समूह में सर्वाधिक साक्षरता दर प्रतिशत दर्ज की गई है, तो जैन धर्म में सबसे अधिक साक्षरता दर दर्ज की गई है। 2001 के जनगणना के अनुसार केरल की साक्षरता दर कितनी थी? तो 90.92% थी। 2001 के जनगणना के अनुसार केरल की साक्षरता दर कितनी थी? तो 90.9292%। भारत का अधिकतम जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के हिसाब से, तो भारत का अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो आपका बिहार हो जाएगा। भारत का अधिकतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। और इसमें कितने प्रति वर्ग किलोमीटर में लोग रहते हैं? तो 1 किलोमीटर में आपका 1106 लोग बिहार में निवास करते हैं। भारत में सर्वोच्च साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार जिस राज्य में है वह कौन सा है? तो केरल का है। और कितना प्रतिशत है? तो आपका 94% यहाँ के साक्षरता दर है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल संख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था लगभग कितना प्रतिशत? तो आपका 31% था। भारत में निम्नतम साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नतम साक्षरता दर की दृष्टि से बिहार का स्थान कौन सा है? तो प्रथम स्थान पे आपका बिहार है। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात कितना है? तो 918 है। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों में प्रतिशत साक्षरता डैश से राज्य की न्यूनतम है, तो बिहार में पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों का जो साक्षरता दर है वह दोनों कम है। हर 1000 जीवित जन्मों में से अपने पहले जन्मदिन से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात है, तो शिशु मृत्यु दर यह कहलाता है। क्या कहलाता है? शिशु मृत्यु दर कहलाता है। अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या सबसे अधिक है। अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या सबसे अधिक है किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की कुल जनसंख्या कितनी थी? बिहार राज्य की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो 8,29,98,509 जनसंख्या थी बिहार की। यह जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार दिया गया है। जनगणना 2001 की जनगणना 2001 के अनुसार भारत की जनसंख्या का घनत्व यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में कितना है? भारत की जनसंख्या का घनत्व 324 से लोग हैं। भारत में 1991 से 2001 में साक्षरता दर वृद्धि हुई है, तो 12.6% की वृद्धि हुई है। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन कौन सा है? तो सबसे बड़ा आपका राजस्थान है, उसके बाद मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का डैश प्रतिशत बिहार राज्य में निवास करती है, तो 8%। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार भारत का डैश बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है, तो यह तीसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में बड़ा हुआ राज्य कौन सा है? तो ये बिहार है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा हुआ है और आपका जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा स्थान है। 2001 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक कुल शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो ये महाराष्ट्र है। 2001 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार डैश राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है, तो बिहार में सबसे आपका 2011 में भी सबसे कम था और 2001 की जनगणना के अनुसार भी साक्षरता दर यहाँ का सबसे कम था। भारत की जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में वह वर्ष है जो महाविभाजन वर्ष कहलाता है, तो यह 1921 का जो वर्ष है उसे महाविभाजन वर्ष से कहा जाता है। जनगणना 2001 के अनुसार भारत में लिंग अनुपात कितना है? जनगणना 2001 के अनुसार भारत में लिंग अनुपात कितना है? तो प्रति 1000 पुरुषों पर 933 महिलाएं हैं। कितनी है? प्रति 1000 पुरुषों पर 933, यानी कि भारत का लिंग अनुपात कितना है? 933 है। और यह 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 100 करोड़ की हो गई, तो मई 2000 में यह 100 करोड़ की हो गई थी। भारत वह राज्य जहाँ सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, तो बिहार में, उसके बाद पश्चिम बंगाल में। भारत में शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या के प्रति
कुल जनसंख्या के डैश प्रतिशत के बराबर है तो 25.72% के बराबर है। जननांकी यानी कि डेमोग्राफी, डेमोग्राफी में लिंग अनुपात का संदर्भ है तो प्रति हजार पुरुषों के साथ महिलाओं के अनुपात से। नवीनतम जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या नवीनतम जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? तो यह कमी में रुके दिखाती थी। सन 1991 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी रही थी? तो यह आपका 84.4 करोड़ रही थी। 84.4 करोड़ 1991 की जनगणना के अनुसार रही थी। और वहीं अगर 2011 की जनगणना की बात करें तो इस समय 121.08 करोड़ थे। अभी वर्तमान में कितनी हो गई है? तो 140 करोड़ प्लस हो गई है। वर्तमान में कितनी हो गई है? 140 करोड़ प्लस हो गई है। 2011 जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत क्रमशः सर्वाधिक है। तो आपका अनुसूचित जाति सबसे ज्यादा पंजाब में और अनुसूचित जनजाति आपका लक्षद्वीप में देखने को मिलते हैं। वर्ष 2011 में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व था तो बिहार का था। उसके बाद ही नेक्स्ट लेसन है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण के लिए अफ्रीकी सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो यह 1968 में आयोजित किया गया था। कभी आयोजित किया गया था इसका? तो 1968 में। भारत में घड़ियाल प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। तो मुरैना मध्य प्रदेश में इसे स्थापित किया गया है। हरित हाइड्रोजन प्राप्ति का तरीका कौन सा है? तो इलेक्ट्रोलाइसिस है। क्या है? इलेक्ट्रोलाइसिस। राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा दी जाती है तो संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को राष्ट्रीय उद्यान में आपका सुरक्षा दी जाती है। बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा होता है? तो ये मीथेन होता है। बायोगैस का प्रमुख घटक। पर्वतीय क्षेत्रों में पक्षियों के आधिकारिक प्रजातियां जंगल में निवास करती है तो चीड़ के जंगल में यह निवास करती है। किस जंगल में? चीड़ के जंगल में निवास करती है। शांत घाटी यानी कि साइलेंट वैली, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शांत घाटी आपका साइलेंट वैली स्थित है तो यह किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका केरल राज्य में स्थित है। अम्लीय वर्षा के लिए प्रदूषक कौन सा है? तो SO2 है यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड है। वायुमंडल में ऑक्सीजन का बृहत एवं उच्च स्रोत कौन सा है? तो जंगल के पौधों एवं प्रकाश संश्लेषण से। वायुमंडल में ऑक्सीजन के बृहत एवं उच्च स्रोत कौन है? तो आपका जंगल के पौधे के प्रकाश संश्लेषण से। राष्ट्रीय उद्यानों का सही सुमेलित क्रम क्या है? तो आपका गुइंडी कहाँ पे है? तो गुइंडी जो राष्ट्रीय उद्यान है यह तमिलनाडु में है। भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान ये गोवा में है। और बल बलपक्रम यह राष्ट्रीय उद्यान यह मेघालय में है। खाद्य श्रृंखला में कीटभक्षी पौधे के पौष्टिक स्तर का नाम क्या है? तो उत्पादक है। खाद्य श्रृंखला में कीटभक्षी पौधे के पौष्टिक स्तर का नाम क्या है? तो उत्पादक है। लाइकेंस में शैवाल एवं कवक का रिश्ता पारिस्थितिकी में कहलाता है तो सहोपकारिता कहलाता है। क्या कहलाता है? सहोपकारिता कहलाता है। हवा की गुणवत्ता एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण में एसपीएम प्रयोग होता है। एसपीएम से क्या तात्पर्य है? तो इसका निलंबित एक कणिका तत्व होता है। इससे इसका तात्पर्य क्या होता है? तो निलंबित कणिका तत्व होता है। एक खाद्य श्रृंखला है तो घास से जो है घास को कौन खाता है? तो हिरन खाता है। और हिरन को कौन खाता है? ये आपका बाघ खाता है। यानी कि जो खाद्य श्रृंखला होता है वह जहाँ से शुरू होता है और वहीं पे आ जाता है। इसके आगे भी और होगा। उसके बाद है एक खाद्य श्रृंखला में पोषक स्तर का ऊर्जा स्तर सबसे अधिक होता है। तो सबसे अधिक के ऊर्जा स्तर किसमें होता है? तो आपका उत्पादक में होता है। उल्टे एवं सीधे दोनों प्रकार के पारिस्थितिकी पिरामिड पाए जाते हैं। तो जीव भार का पिरामिड में उल्टे एवं सीधे दोनों प्रकार के पारिस्थितिक पिरामिड पाए जाते हैं। मेलघाट टाइगर रिजर्व का संबंध कहाँ से? तो यह महाराष्ट्र में स्थित है। शांत घाटी राज्य में स्थित है। यानी कि जो शांत घाटी है वह कहाँ किस राज्य में स्थित है? यह केरल में स्थित है। मृत जीवों के अपघटक वायरस, जीवाणु, कवक होते हैं। वह जानवर जो मांस खाता है वह कार्निवोर कहलाता है। यानी कि मांसाहारी कहलाता है। वह जानवर जो मांस खाता है क्या कहलाता है? कार्निवोर कहलाता है। हिमालय भूरा भालू, एशियाई जंगली भैंस, रेगिस्तानी लोमड़ी उदाहरण है। तो यह दुर्लभ प्रजाति की उदाहरण है। किसके उदाहरण है? दुर्लभ प्रजाति की उदाहरण है। गैसों को वायुमंडलीय प्रदूषक माना जाता है। किसे माना जाता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड को माना जाता है। यानी कि SO2 को माना जाता है। जैव निम्नीकरण पदार्थ है तो लकड़ी और रुई है। साबुन एवं डिटर्जेंट स्रोत है कार्बनिक प्रदूषण के, जैसे कि ग्लिसरॉल, पॉलीफास्फेट्स और सल्फोनेटेड हाइड्रोकार्बन के ये स्रोत हैं। ऑटोमोबाइल से निकास यानी कि एग्जॉस्ट का सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक कौन सा होता है? तो ये सीसा होता है। ओजोन छिद्र अधिक स्पष्ट होता है तो यह दक्षिणी ध्रुव में अधिक स्पष्ट होता है। WWF यानी कि वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड का पशु चिन्ह क्या है? तो विशालकाय पांडा इसका पशु चिन्ह है। मानव गतिविधियों के कारण पर्यावरण में प्रतिकूल परिवर्तन कहलाता है तो पारिस्थितिकी क्षरण कहलाता है। क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी क्षरण कहलाता है। एक सिंग युक्त गेंडा का गृह राज्य कौन सा है? तो ये असम में पाया जाता है। और कहाँ पे? काजीरंगा नेशनल पार्क में। भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य स्थित है तो यह गोवा में स्थित है। भारत में कौन सा स्थान जैव विविधता हॉटस्पॉट है? तो यह पश्चिमी घाट जो है यह भारत का हॉटस्पॉट स्थान है।
बीओडी जैविक ऑक्सीजन की मांग, पीओडी यानी कि जैविक ऑक्सीजन की मांग की उच्च मात्रा इंगित करती है तो पानी बहुत ही प्रदूषित है। ये आप जब ये महाकुंभ चल रहा था तो यह जो बीओडी शब्द है यह बहुत ही चर्चा में था। यानी कि जल प्रदूषण से यह संबंधित है बीओडी। वायुमंडल की किस परत में हवाई जहाज उड़ता है? वायुमंडल की किस परत में हवाई जहाज उड़ता है? तो यह समताप मंडल में उड़ता है। पर्यावरण के लिए किससे खतरा है? तो यह जनसंख्या वृद्धि जब होगी तो यह पर्यावरण को खतरा पहुंचाएगी। वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना प्रतिशत है? तो आपका 21% वायुमंडल में वायु में ऑक्सीजन की मात्रा है। पर्यावरण प्रदूषण ने जन्म दिया तो नियतिवाद को और नव नियतिवाद को, ये दोनों को जन्म दिया किसने? तो पर्यावरण प्रदूषण ने। मत्स्य कृषि सूचक है तो यह संभववाद का सूचक है। वायु प्रदूषण का प्रभाव प्रायः पाया जाता है तो फूलों पर और पत्तियों पर। अजीवीय कारक है तो आर्द्रता, ये आर्द्रता जो है ये कौन-सा कारक है? तो अजीवीय कारक है। द्वितीयक के प्रदूषक कौन-कौन से होते हैं? द्वितीयक प्रदूषक कौन है? तो रासायनिक धुंध है, ओजोन है और अम्ल वर्षा, ये क्या है? तो द्वितीयक प्रदूषक है। नीलगिरी पहाड़ियों पर पाई जाने वाली वनस्पति का सामान्य प्रकार है तो उष्ण आर्द्र कटिबंधीय है। भारत में बाघों का आरक्षित क्षेत्र है, यानी कि बाघ कहाँ पे संरक्षित किए जाते हैं? तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान में, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान तथा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ये जो तीनों राष्ट्रीय उद्यान है इसमें बाघों को आरक्षित किया जाता है। देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना वर्ष की गई थी, यानी कि इस इंस्टीट्यूट की स्थापना कब की गई थी? तो वर्ष 1906 में की गई थी। उड़ीसा के गुप्तेश्वर शिव मंदिर से सटा प्रसिद्ध गुप्तेश्वर वन, जिसे हाल ही में चौथा जैव विविधता विरासत स्थल बीएचएस घोषित किया गया है, यह किस जिले में स्थित है? तो यह कोरापुट जिले में स्थित है। इकोसिस्टम में बैक्टीरिया रूप में क्रियाशील होते हैं तो यह अपघटक होते हैं। क्लोरीन की रासायनिक अभिक्रिया के कारण जब वातावरण क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि सीएफसी निर्मुक्त होते हैं तो विनिष्ट होता है, तो ओजोन मॉलिक्यूल विनिष्ट होता है। ग्रीन हाउस गैसों के मुख्य घटक होता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड होता है। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे क्या कहते हैं? तो इसे म्यूचुअलिज्म कहते हैं। जहाँ जीव रहता है उससे सटीक जगह को क्या कहा जाता है? तो उसे आवास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे आवास कहा जाता है। वायु को सबसे अधिक ये प्रदूषित करता है, वायु के सबसे अधिक ये कौन सा तत्व ये प्रदूषित करता है? तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषित करता है। एक जैव अवकर्मणीय नहीं है तो ये लैब अपमार्जक जो है, यह जैव अवकर्मणीय नहीं है। ओजोन परत के रिक्तीकरण के कारण डैश किरणें पृथ्वी से टकराती है तो पराबैंगनी किरणें टकराती है। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। मोटर गाड़ी के नीचे से नली से निकलने वाली प्रदूषणकारी गैस का प्रमुख अवयव कौन सा है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड है। वह गैस जो अम्ल वर्षा का कारक है तो यह सल्फर डाइऑक्साइड है। कई वर्ष बाद मार्च 2009 में जामन जाति के गैंडे डैश देश में पाए गए तो ये इंडोनेशिया में पाए गए थे। समुद्र के हरित पौधे मछलियों के श्वसन हेतु लाभप्रद होते हैं क्योंकि वे ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं। जो समुद्र के हरित पौधे होते हैं वह क्या उत्सर्जित करते हैं? कि ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं, और यह जो ऑक्सीजन होता है यह मछलियों के श्वसन हेतु लाभदायक होता है। वायुमंडल में ओजोन परत के क्षरण के लिए डैश रासायनिक पदार्थ जिम्मेदार है तो यह क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि सीएफसी जिम्मेदार है। भारत में नामदफा नेशनल पार्क स्थित है तो यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। सबसे पहले अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन क्षेत्र की खोज की गई थी तो वर्ष 1985 में इसकी खोज की गई थी। सर्वाधिक अनाच्छादित राज्य कौन सा है? तो ये मिजोरम है। वह समुद्री जीव जो विलुप्त होने के प्रति ज्यादा संवेदनशील है तो यह कोरल जो रीफ है वह विलुप्त होने के ज्यादा संवेदनशील है। 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून को क्या मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में 5 जून को मनाया जाता है। एक जलीय वातावरण में सूक्ष्म जंतुओं को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? तो प्लैंक्टन कहा जाता है। एक मछली जलकुंड में हरी जलीय पौधे प्रमुख रूप से उगाए जाते हैं तो ऑक्सीजन हेतु उगाए जाते हैं। जैविक रूप से अपघटनीय नहीं है तो जो एल्युमिनियम फॉयल है यह अपघटनीय नहीं होता है। वाहन प्रदूषण का भाग नहीं है तो जो हाइड्रोजन है यह वाहन प्रदूषण का भाग नहीं है, यानी कि जब वाहन चलता है और उसे पेट्रोलियम का यूज किया जाता है तो उसमें हाइड्रोजन नहीं निकलता है। यूएनईपी मुख्य रूप से संबंधित है तो यह जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित है। रियो डी जेनेरियो प्रसिद्ध है तो यह किस लिए प्रसिद्ध है? वहां पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था। कौन सा सम्मेलन? पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था। मिथियोनिन होता है तो यह एक प्रकार का कीटनाशक होता है। विश्व धरोहर क्षेत्र का दर्जा प्राप्त है तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को प्राप्त है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा संबंधित है तो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी से यह संबंधित है। उसके बाद है सही सुमेल करना है तो जो पराबैंगनी प्रकाश है उससे क्या होता है? तो आपका त्वचा कैंसर होता है। ध्वनि प्रदूषण डेसिबल जो होता है, ध्वनि प्रदूषण का मापन डेसिबल से किया जाता है। वैश्विक तापन कार्बन डाइऑक्साइड से वैश्विक तापन होता है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है उससे ओजोन छिद्र को नुकसान पहुंचता है। अम्ल वर्षा में सबसे अधिक मात्रा होती है तो H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड की सबसे अधिक मात्रा होती है।
पर्यावरण बनता है, पर्यावरण किससे बनता है? तो जीवीय घटकों से बनता है, भू आकृतिक घटकों से बनता है और जैविक घटकों से बनता है। ग्रीन पीस हरित क्रांति है तो पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इस प्रकार हम लोग का ज्योग्राफी का सेक्शन समाप्त होता है और इसके बाद पॉलिटी का अगला वीडियो आएगा।